तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आपसे बहुत अच्छे होंगे। मैं सुब्रत विश्वास और आज के इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे एक कलर शेड वेब एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स ये जो कलर शेड वेब एप्लीकेशन ये एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट है, मतलब कि इसको रियल में यूज किया जाता है बहुत सारे लोगों के द्वारा। तो आप इसको यूज कर सकते हैं, अपने वेबसाइट पे लाइव यूज कर सकते हैं। ये रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट है, कोई टू डू ऐप नहीं है जो कि रिपीटेड होता है। तो सिंपली है क्या, तो इसमें क्या होता है कि आप कोई भी कलर को यहाँ पर डालते हैं और उसका शेड यहाँ पर जनरेट करके मिलता है। तो आप बहुत सारे वेबसाइट में देखे होंगे कि आपको बहुत सारा कलर का शेड चाहिए होता है। आप सिंपली कलर का नेम देते हैं, जैसे मैं दे रहा हूँ यहाँ पर टील, ठीक है। तो आपको सिंपली उस कलर का सारा शेड यहाँ पर मिल जाता है। और क्या होता है, आप उस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से वो कलर कॉपी हो जाता है और एक थोड़ा नाइस साउंड यहाँ पर मिलता है। तो हम लोग ये सब भी ऐड करेंगे कि साउंड इफेक्ट कैसे हो, और ये एनिमेशन वगैरह भी ऐड करेंगे। क्लिक करने पे यहाँ पर एक एनिमेशन ऐड हो कॉपीड का, और वो कलर कॉपी हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और कॉपी कलर को पेस्ट करता हूँ, ये देखो तो कलर हमारे यहाँ पर कॉपी हो गया। तो हम लोग ये सारा फीचर्स को ऐड करेंगे साथ में। और कोई भी कलर यूजर है जैसे ही डालेगा तो उस कलर का सारा शेड यहाँ पर दिख जाएगा यूजर को। और साथ में ये एनिमेशन इफेक्ट और ये साउंड इफेक्ट भी डालेंगे। क्लिक करने पे मतलब जो एक हिट करने का जो आवाज आ रहा है ये भी एक आएगा, ठीक है, टक से जो आवाज आ रहा है, और ये कॉपी हो जाएगा कलर, ठीक है। तो ये एक शेड जनरेटर एप्लीकेशन हम लोग इसको बनाएंगे और इसको हम लोग रिस्पॉन्सिव भी करने वाले हैं, ताकि क्योंकि ये जैसे मैंने बोला एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट है, तो इसको रियल में यूज किया जाता है बहुत सारे लोगों के द्वारा। तो इसको हम लोग रिस्पॉन्सिव बनाने वाले हैं साथ में, ताकि आप इसको अपने लाइव वेबसाइट पे इसको लाइव कर सके। और मैं इसको लास्ट में फिर इसको डिप्लॉय करके दिखाऊंगा कैसे आप सी पैनल पे इसको डिप्लॉय कर सकते हैं रिएक्ट एप्लीकेशन को, ठीक है। तो चलिए फिर बनाते हैं ये एप्लीकेशन, और इसका लिंक मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन पे। ये गिटहब का लिंक है, ठीक है, ये मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया। तो आप यहाँ से जाके इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसका लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन पे, तो आप सिंपली जा सकते हैं और इसको डाउनलोड कर सकते हैं गिटहब पे जाके, ठीक है। बहुत ईजी डाउनलोड करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डाउनलोड पे करेंगे तो जिप ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए फिर अब बनाना इसको स्टार्ट करते हैं जल्दी से। हाँ तो फ्रांस सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिएक्ट ऐप क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो मैं डेस्कटॉप पे रिएक्ट ऐप को क्रिएट करने वाला हूँ। आपको जहां भी सही लगे, जहां भी अच्छा लगे वहां पर क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपके पास नोड.जेएस इंस्टॉल होना चाहिए और लेटेस्ट वर्जन ही इंस्टॉल करना, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर इंस्टा और फेसबुक पे मैसेज कर रहे हैं कि उनका रिएक्ट ऐप क्रिएट नहीं हो रहा, बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है, एरर आ रहा है। तो मैंने उनसे उनका वर्जन पूछा, कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हो, तो उनका शायद 12 या कुछ है। लेकिन आप लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना या इंस्टॉल कर लेना, नहीं तो बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो अगर नहीं तो सिंपली आप जाओ node.js.org पे अगर जाओगे और यहाँ पर जाने का थोड़ा सा आपको नीचे आना है, ठीक है। ये रहा टू डाउनलोड node.js, ये रहा। तो इस तरह का यूआई मिलेगा। तो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट यहाँ पर कर लेता है। बट जो भी है आप करंट डाउनलोड करना, एलटीएस नहीं। मुझे लगता है एलटीएस सही होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट के लिए। बट क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं इंस्टा पे कि नहीं हो रहा है या रिएक्ट ऐप क्रिएट नहीं हो रहा है। तो उनका जो वर्जन मैंने पूछा तो ये वर्जन था। तो आप करंट वर्जन को डाउनलोड करना, ये रहा। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको विंडोज इंस्टॉलर पे क्लिक करना है और ये वर्जन आपका इंस्टॉल मतलब डाउनलोड हो जाएगा। और इंस्टॉलेशन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जैसे हम लोग किसी गेम को इंस्टॉल करते हैं सेम टू सेम, कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना आपको, बस नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल कर लेना है। लेकिन करंट वाला करना है, ठीक है। एलटीएस वाला मत करना, क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। अब देख सकते हो इसको भी करके कि अगर नहीं हो रहा तो फिर करंट वाला करके उसको रिप्लेस कर देना, इंस्टॉल सिंपल है, ठीक है ना। तो आपको सिंपली नोड.जेएस को इंस्टॉल कर लेना है। अब उसके बाद जो है हम लोग डेस्कटॉप पे आते हैं। यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट को मैंने ओपन कर लिया है, ठीक है। ये रहा विंडोज का जो कमांड प्रॉम्प्ट आता है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ डेस्कटॉप पे, सीटी, ये रहा डेस्कटॉप पे आ गया। अब मैं लिखता हूँ npx क्रिएट, क्या हो रहा है, क्रिएट रिएक्ट ऐप, और उस ऐप का नेम देना। तो मैं दे रहा हूँ रिएक्ट कलर शेड्स, ठीक है, क्योंकि शेड्स कलर शेड्स से रिलेटेड है तो नेम वही दे रहा हूँ। तो रिएक्ट कलर शेड्स। तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है जब तक कि इंस्टॉल नहीं हो जाए, और इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए आपका, क्योंकि शायद ऑनलाइन यहाँ पर ये पैकेज इंस्टॉल करता है। ये देखो, तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। यहाँ पर देखो फोल्डर भी जनरेट हो गया रिएक्ट कलर शेड्स। तो जब तक ही नहीं हो जाता तब तक वो वेट कर लेना है थोड़ा सा, ठीक है। तो जैसे ये कंप्लीट होता है फिर से मैं वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। हाँ तो फ्रांस हमारा यहाँ पर रिएक्ट ऐप क्रिएट हो चुका है। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग कोड एडिटर ओपन करते हैं और इसको रन करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कोड एडिटर पे ओपन करने के लिए इस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। तो आप सिंपली मतलब इस फोल्डर के अंदर जाके भी यहाँ से भी कर सकते हो ओपन, और कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी आपका पास है, तो मैं यहाँ पर ओपन विद कोड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड है। आपके पास जो भी कोड एडिटर है, सबलाइम टेक्स्ट, एटम जो भी वगैरह वगैरह जो भी, उस पर आप ओपन कर लीजिए सिंपल, ठीक है। ये हमारा ओपन हो गया और इसको रन करते। तो मैं यहाँ से रन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी टर्मिनल का फीचर है लेकिन मुझे यहाँ पसंद है, मैं यहीं से रन करता हूँ। तो इस फोल्डर के अंदर जाता हूँ क्योंकि अभी मैं डेस्कटॉप पे हूँ, ये तो लोकेशन दिखा रहा है। तो मैं लिखता हूँ cd और ये रहा रिएक्ट कलर शेड्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ npm स्टार्ट, ठीक है। तो ये एक स्क्रिप्ट है, इसको रन करने से क्या होगा कि ऐप हमारा रन हो जाएगा, जो कि यहाँ पर मेंशन होता है सारा स्क्रिप्ट,
ठीक है। तो लास्ट में इसको बिल्ड करके लाइव दिखाऊंगा अपने वेबसाइट पे, कैसे इसको अपने वेबसाइट पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ये यहाँ से रन भी हो रहा है। और अगर आप जाकर चेक करेंगे पैकेज.json पे तो आपको यहाँ मिल जाएगा स्टार्ट करने के लिए स्क्रिप्ट है, बिल्ड करने के लिए टेस्टिंग के लिए टेस्ट है, और कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है अपने से, मतलब जैसे बोलते हैं ना मोबाइल को रूट मारते हैं तो सिम इजेक्ट करने के लिए। ठीक है, जो भी हो, तो हमारे यहाँ पर ऐप हमारा रन हो गया है। अब क्या करते हैं हम लोग थोड़ा सा क्लीन अप कर लेते हैं, मतलब जो फालतू वगैरह के स्टाइल शीट, ये देखो ऐप.css में स्टाइल शीट होता है, जो कि ये जो दिख रहा है आपको ना, ये सारा कुछ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, क्लीन हो गया। ठीक है, ये देखो कैसा अजीब सा दिख रहा है, तो index.css से भी मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से। और क्या करते हैं, ये लोगो नहीं चाहिए तो इसको डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पर app.js में यहाँ पर जो कोड है इसको मैं हेडर को यहाँ से हटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपली h1 टैग देता हूँ, हेलो। ठीक है, और आपको रिएक्ट, कोई अगर नया सब्सक्राइबर है तो उनके लिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको रिएक्ट जेएस बेसिक से सीखना है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है 3-3.5 घंटे का प्रोजेक्ट के साथ, 2 प्रोजेक्ट मैंने उसमें डाला और पूरा रिएक्ट अच्छे से मैंने उसमें समझाया है। ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ हेलो रिएक्ट और उसको सेव करते हैं। और क्या हो गया, अच्छा हाँ, क्योंकि हमने यहाँ पर इंपोर्ट लोगो किया था उसको मिल नहीं रहा है, क्योंकि हमने डिलीट कर दिया था ना, इसीलिए यहाँ पर एरर आ रहा है। तो इसको रिलोड करते हैं और क्या हो गया, फिर से एक बार रिफ्रेश करते हैं तो आ जाए। हाँ, तो कभी कभी ऐसा होता है, तो आप सिंपली एक बार रिफ्रेश करते हैं तो ठीक हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर क्लीन अप हो चुका है। अब क्या करते हैं, अब कुछ मैं यहाँ पर ना यूज़ करने वाला हूँ कुछ फॉन्ट्स। ठीक है, तो मैं सिंपली जाता हूँ fonts.google.com पे। ये कुछ छोटे छोटे डेकोरेशन आप इसको कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर ओपन सेंस है, लेटो है, बहुत सारा है, तो मैं ये रोबोटो यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, जो भी फॉन्ट आपको सही लगा उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं थीन, लाइट, ठीक है, रेगुलर, मीडियम, बोल्ड और ब्लैक, ये 6। तो इनको मैं यहाँ से इम्बेड पे क्लिक करता हूँ और ये रहा, इसको कॉपी करते हैं और इसको हम लोग जाते हैं पब्लिक पे, index.html पे जाना है, जो कि यहाँ पर इसका मेन फाइल होता है। इसको आप लिंक के कहीं भी, मतलब हेड टैग के कहीं भी अंदर आप इसको डाल देंगे तो चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर इंक्लूड हो गया। लास्ट में ये को, इसको बस ये स्टाइल शीट को इसको में डालना है index.css, क्योंकि index.css रूट फाइल है इंडेक्स, बाकी app.css में डालेंगे तो नहीं काम करेगा। index.css में डालना है क्योंकि ये एक तरह से सबका पेरेंट है। ठीक है, ये जो CSS स्टाइल शीट है, तो इसमें ये पेस्ट कर देता हूँ। तो सिंपली थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में कि एक कुछ मतलब अच्छा सा फॉन्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ना कि जो लोकल फॉन्ट है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर क्लीन अप हो चुका। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी यहाँ पर हमारा फाइल्स ओपन है सबको मैं क्लोज कर देता हूँ और अभी क्या करते हैं, मैं जाता हूँ app.js में। अब देखो सीन ऐसा है कि मैं यहाँ पर CSS भी थोड़ा कोडिंग करके दिखाऊंगा। अगर आपको पसंद नहीं, मतलब बहुत लोग को CSS तो ऑलरेडी आता है, जो लोग इंटरमीडिएट हाई लेवल पे, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं मैं बताता हूँ। आप वीडियो थोड़ी स्पीड कर लेना और यहाँ से CSS, अगर मैंने, क्योंकि मैंने लिंक दे दिया तो यहाँ से app.css का सारा स्टाइल शीट आप कॉपी करके पेस्ट कर लेना और वीडियो को थोड़ा स्पीड में देख लो, तो क्योंकि आप भी बोर नहीं होगे उस वजह से। लेकिन जो बिगनर लेवल के जिन्हें CSS भी थोड़ा बहुत देखना है तो इसीलिए। ठीक है, तो ओरिजिनल हम लोग प्रोजेक्ट देख लेते हैं और क्या करते हैं, यहाँ पर ये लेआउट हम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर ग्रिड सिस्टम यूज करने वाले हैं CSS का जो है। तो app.js में जाते हैं और यहाँ पर सिंपली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले यहाँ पर 2 कंपोनेंट बना लेते हैं। ठीक है, सोर्स फोल्डर में 2 कंपोनेंट। तो सिंपली मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ जिसमें सारा कंपोनेंट रखने वाले हैं, तो लिखते हैं कंपोनेंट्स। ठीक है, सारा कैपिटल में हो गया, तो कैप्स लॉक कौन था, कंपोनेंट्स। ठीक है, और इसमें 2 कंपोनेंट 2-3 बना लेते हैं, जैसे एक है शेड्स। ठीक है, shades.js और एक जो है शेड आइटम, शेड इनपुट, इस तरह करके कुछ बना सकते हैं। तो मैं दे रहा हूँ शेड इनपुट डॉट जेएस। आप कुछ भी दे सकते हैं कंपोनेंट का नेम। ठीक है, ये दोनों हो गया। अब दोनों को पहले यहाँ से थोड़ा डिफाइन कर देते हैं। तो मैं लिखता हूँ इम्पोर्ट रिएक्ट। ठीक है, रिएक्ट क्लास को इम्पोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम रिएक्ट पैकेज से। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर नीचे लिखते हैं, अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पे लिखते हैं ये वार्निंग देता है, पता नहीं इसका कुछ इसका पैकेज इंस्टॉल है लिंटिंग का जो होता है। सिंपली वो कुछ भी हम लोग अगर वार्निंग देता है उसके कुछ मतलब जिससे कि कोड सही रहे। ठीक है, जैसे यहाँ पर माउस लेके जाएंगे तो देगा कि रिएक्ट इज डिफाइंड बट नेवर यूज्ड, क्योंकि हम लोग इसको यूज नहीं किया अभी तक, तो इसीलिए इस तरह दे रहा है। तो टेंशन नहीं लेना, कोई एरर नहीं है, बट वार्निंग है। तो इसका मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट शेड्स, जो कॉम्पोनेंट का नेम है, और एरो फंक्शन होने वाला। तो ये रहा, इसको रिटर्न करते हैं। सिंपली मैं यहाँ पर दे रहा हूँ h1 शेड्स। ठीक है, ये हो गया। और एक्सपोर्ट करते हैं, मैं लिखता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट शेड्स। ठीक है, ये हो गया। इसको सेव कर लेते हैं और इसी को कॉपी करते हैं, क्योंकि शेड आइटम में भी यही होने वाला है। तो मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, बस यहाँ नेम चेंज करता हूँ कंपोनेंट का। तो मल्टीपल आप सिलेक्शन कर सकते हैं, यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे और फिर कंट्रोल प्रेस करके रखना है कीबोर्ड से और यहाँ पर क्लिक करना है। दोनों का सेम होगा। ठीक है, शेड इनपुट, क्योंकि कंपोनेंट का जो नेम होगा एक्सपोर्ट भी वही होगा ना, तो इसीलिए मैंने मल्टीपल सिलेक्शन किया। तो ये थोड़ा सा आपका फास्ट कोडिंग हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ शेड इनपुट। ठीक है, ये हो गया। 2 कंपोनेंट हमने क्रिएट कर लिया, अब दोनों को इंपोर्ट करते हैं। तो
सिंपली मैं लिखता हूँ इंपोर्ट। अब IMP लिख के टैब प्रेस करेंगे तो भी हो जाएगा, ये काफी अच्छा स्निपेट है। तो इस तरह से लिखते हैं। तो पहले हमें लोकेशन देना होगा, तो मैं देता हूँ डॉट / कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर है, और उसके अंदर है आ क्यों नहीं रहा है, उसके अंदर है शेड्स, ठीक है। और हम लोग उसको इंपोर्ट करें, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ शेड्स, ये हो गया। अब दूसरा शेड आइटम के लिए, ठीक है। तो अब ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें पता है हम लोग क्या एक्सपोर्ट करें क्या इंपोर्ट करें, क्योंकि जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसी को तो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं ना, तो हमें तो पता ही है। शेड इनपुट फ्रॉम लोकेशन देना, तो मैं दे रहा हूँ ./component/ शेड इनपुट, ठीक है। तो ये दोनों कंपोनेंट हमने इंपोर्ट कर लिया। अब ऐप के अंदर इन दोनों को पुट करते हैं बस सिंपली, ठीक है। तो शेड इनपुट को मैं पहले दे रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर टॉप पे होने वाला इनपुट जो भी है, और फिर शेड्स को, ठीक है। सॉरी मैंने F11 प्रेस कर दिया, उससे क्या होता है फुल स्क्रीन हो जाता है, ठीक है। शेड्स कहाँ गया, ये रहा। तो ये दोनों हमने दे दिया सिंपली। तो बहुत ही यहाँ बेसिक सा लेआउट दिखेगा, ये देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर मॉडिफिकेशन करने वाले हैं, तो जल्दी से हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो मैं जाता हूँ app.css में, ये रहा app.css, और यहाँ पर जाके थोड़ा सा मॉडिफिकेशन यहाँ करते हैं। तो जो ऐप क्लास है, तो मैं देता हूँ .app। अब मैंने बोला कि अगर आपको नहीं देखना है CSS का कोडिंग, क्योंकि बहुत से हर तरह के लोग यहाँ पर देखने वाले, ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ से जाकर app.css फाइल जो मैंने लिंक दिया डाउनलोड का गिटहब से, इसको पूरा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर कोडिंग कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है, तो सबसे पहले विड्थ सेट कर देते हैं। तो मैं दे रहा हूँ विड्थ 100 VW, मतलब पूरा स्क्रीन विड्थ, पूरा स्क्रीन, ठीक है, पूरा विड्थ। और मैं हाइट दे रहा हूँ 100 VH, मतलब पूरा स्क्रीन, फुल स्क्रीन हाइट ले रहे हैं, पूरा स्क्रीन। व्यू पोर्ट का हाइट, व्यू पोर्ट होता है VH का मतलब, और VW का मतलब व्यू पोर्ट का विड्थ, ठीक है। डिस्प्ले हम लोग ग्रिड, अब ग्रिड जिनका ग्रिड क्या है CSS में, तो मैंने ग्रिड के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना के रखा बहुत पहले, तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं डिस्प्ले ग्रिड यूज करूंगा यहाँ पर, और मैं बांट दे रहा हूँ ग्रिड को। सॉरी यार, ये खुल जाता है वीडियो एडिटर। तो ग्रिड को यूज करेंगे, तो ये इसको हम लोग इसके लिए 20% दे रहे हैं, और इसके लिए 80% नहीं, मैं इसके लिए 15 दूंगा, और इसके लिए 85। तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जितना आपको हाइट चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ ग्रिड टेम्पलेट, ये देखो आगे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, मैं लिखता हूँ 15% टॉप वाले बार के लिए, और बाकी के लिए 85, ठीक है। ये हो गया। अब सीन क्या है कि यहाँ पर हमने, आप देखो गौर से, यहाँ पर इसका क्लास हमने यहाँ पर कुछ नहीं दिया था, ठीक है। तो उसके लिए सॉरी, मैं यहाँ पर डेवलपमेंट देता हूँ, यहाँ पर इसके अंदर मैं इसको पुट करता हूँ, और मैं यहाँ पर इसका क्लास नेम देता हूँ शेड्स, ठीक है। ये हो गया। और एक शेड इनपुट का जो है ना, इसका भी मैं क्लास देता हूँ शेड इनपुट, ठीक है। तो मैं डेवलपमेंट देता हूँ, और इसके अंदर मैं इसको पुट कर दे रहा हूँ Ctrl+V से। अच्छा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, चलो उसको ठीक कर लेंगे। क्लास नेम शेड इनपुट, ठीक है। ये हो गया। लेकिन हमें क्या करना है, ये जो रिटर्न कर रहे हैं ना, इसको हमें राउंड ब्रैकेट के अंदर देना है, क्योंकि रिएक्ट बोलता है मल्टीपल आइटम अगर है तो आपको इस तरह से राउंड ब्रैकेट के अंदर देना, ठीक है। ये दो, ठीक हो गया। अब देखते हैं, तो कुछ खास दिखेगा नहीं, बट सब सही हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग app.css में, अगर मैं आपको दिखाऊँ शेड्स जो क्लास हमने दिया था, तो मैं उसको बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ रेड, ठीक है, F00, और शेड इनपुट का मैं शेड कर दे रहा हूँ बैकग्राउंड कलर 0F0, कुछ भी रैंडम कलर, ताकि देख सके क्या दोनों में सीन चल रहा है। तो इस तरह से, ठीक है। तो इसका जो है यहाँ पर ग्रिड मैंने 15% सेट किया है, 15%, और इसका 80 सॉरी, इसका 85 होगा। तो फ्रंट से कॉलम में दिख रहा है, क्योंकि हमें रो में इसको दिखाना, सॉरी उसके लिए, क्योंकि देखो यहाँ पर ये रो वाइज दिख रहा है, तो एक मिस्टेक हो गया बस छोटा सा, कि आपको यहाँ पर ग्रिड टेम्पलेट रो कॉलम्स नहीं रोज में, क्योंकि कॉलम्स करेंगे तो कॉलम में दिखेगा। ये देखो, ये 15% लिया अपने जगह पे सही है, और ये 85 लिया, ठीक है। तो हमें यहाँ रोज लिखना है, ताकि रो में डिफाइन होगा, ठीक है। आपको अब दिखता होगा कुछ स्पेस वगैरह, तो ये HTML का डिफॉल्ट बिहेवियर है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए index.css में जाना होगा, बॉडी का होता है मार्जिन 8px, ठीक है, उसको हम लोग 0 सेट कर दे रहे हैं, तो अब ये सही है, ठीक है। तो मैं वही दिखा रहा था कौन कितना स्पेस ले रहा है, इसलिए मैंने टेम्परेरी कुछ कलर सेट कर दिया। रेड जो है शेड से 85% ले रहा है, और ये शेड इनपुट ले रहा है 15%, ठीक है। अब यहाँ पर शेड इनपुट में हम लोग पहले यहाँ पर दे देते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, मैं इसको ये रखता हूँ, और यहाँ पर मैं कुछ इमोजीज सेट करने वाला हूँ, ठीक है। अब इमोजीज का क्या सीन है यहाँ पर, कि यहाँ पर जो आप कर सकते हैं, इमोजीज आप ले सकते हैं, जैसे मैंने W3 स्कूल से लिया था। अगर सर्च करेंगे HTML इमोजीज W3 स्कूल, ठीक है, W3 स्कूल से मैंने लिया था। यहाँ पर HTML इमोजीज बहुत सारे हैं, तो आपको जो मन करे आप वो इमोजीज यहाँ से उठा लेना, ठीक है। बहुत सारे इमोजीज है, ये देखो, जितना नीचे करोगे तो बहुत सारे अनलिमिटेड है, आप उठा सकते हो, ठीक है। तो मैं जो इमोजीज लिए तो उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं एक डेवलपमेंट लेता हूँ सिंपली, जिसका क्लास नेम मैं दे रहा हूँ इमोजीज,
और इसके अंदर मैं ये इमोजीज पेस्ट कर दिया और फिर मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ क्योंकि दो इमोजीज होगा, एक लेफ्ट एक राइट में, बीच में होगा इनपुट, ठीक है। तो उसके लिए मैं इमोजीज मैं पेस्ट करता हूँ, ये रहा, ठीक है, ये हो गया, बीच में इनपुट होगा तो मैं एक इनपुट टैग दे रहा हूँ, इनपुट, जिसका मैं सॉरी ये ऑटो क्लोज होगा, ये हो गया, जिसका टाइप होगा टेक्स्ट, ठीक है। और सिंपली क्या हो गया यार, और मैं सिंपली इसका टाइप टेक्स्ट कर दिया और क्लास नेम में देता हूँ शेड इनपुट। तो एक और मिस्टेक हो गया, सॉरी उसके लिए, क्योंकि शेड यहाँ ये जो मेन है ना, ये शेड सर्च होगा, सॉरी उसके लिए, शेड सर्च, और ये होगा इनपुट एलिमेंट होगा शेड इनपुट, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चेंजेस करता हूँ app.css में, क्योंकि वो शेड इनपुट उसके लिए है, इनपुट एलिमेंट के लिए, तो मैं शेड सर्च करता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब अगर चेक करेंगे हम लोग, कुछ इस तरह से दिख रहा है, तो इसको भी हम लोग अभी जल्दी ठीक कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, शेड सर्च में मैं डिस्प्ले फ्लेक्स सेट करता हूँ, डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लेक्स में सेट कर दिया, और मैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, अबे यार फुल स्क्रीन क्यों हो जा रहा है, स्पेस बिटवीन, ये रहा, ये तो आ गया ना। लेकिन इस तरह से देखो पूरा इनपुट एलिमेंट आ रहा है तो सब सही हो जाएगा। तो सिंपली आपको करना क्या है, ऑटोमेटिक फ्लेज स्ट्रेच हो जाता है, तो सिंपली हमें अलाइज इन आइटम्स को करना है सेंटर पे, बस इतना ही सा करना है। तो देखो अब ये सही हो गया, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या करना है, यहाँ पर शेड सर्च जो है, यहाँ पर थोड़ा हमें पैडिंग डालना है ताकि ये थोड़ा सही दिखे। तो मैं पैडिंग डाल देता हूँ, पैडिंग 16 px टॉप एंड बॉटम के लिए, और लेफ्ट एंड राइट के लिए मैं दे रहा हूँ 16 मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 50 px रैंडम दे रहा हूँ, ठीक है, ये रहा। और यहाँ पर हम लोग रेम यूनिट भी यूज कर सकते हैं। रेम मतलब 1 रेम इक्वल्स टू बॉडी का जितना पिक्सल है वो होता है, मतलब 1 रेम इक्वल्स टू 16 px है, ठीक है। तो 4 रेम अगर यूज करते हैं तो 4 इंटू 16, तो मैं यहाँ पर 1 रेम यूज करता हूँ और 4 रेम यूज करता हूँ लेफ्ट एंड राइट के लिए, ठीक है, काफी सही होता है। ये देखो अब यहाँ पर मैं ये जो ब्लू कलर था नहीं, तो मैं दिखाने के लिए रखा था, बस इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से जल्दी से, ये रहा। अब मैं इमोजीज को थोड़ा सा यहाँ साइज बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इमोजीज, क्योंकि मैंने इमोजीज पे अगर देखोगे तो यहाँ पर मैंने क्लास ऐड करके रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इमोजीज, मैं फॉन्ट साइज जो देता हूँ यहाँ पर 3 रेम, ठीक है, ये हो गया, काफी सही लग रहा है, ठीक है। और ये हमारे इमोजीज आ गया। अब इनपुट को जल्दी से इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर पसंद नहीं है सीएसएस कोडिंग तो आप वीडियो को मतलब स्टाइल शीट को आप कॉपी पेस्ट कर लेना गिटहब से, और यहाँ पर वीडियो को फास्ट करके देख लो, क्योंकि अभी तो मैं सीएसएस का ही कर रहा हूँ। शेड इनपुट के लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग बिगिनर्स है ना, जिनको कुछ भी नहीं मतलब बहुत कुछ नहीं पता, तो उनके लिए सही रहेगा। शेड इनपुट ये ले लिया, और इसका मैं यहाँ पर शेड इनपुट का जो करने वाला हूँ, क्या सीन है इसका, देखो ये यहाँ पर करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्लिक करने से ये बॉर्डर आता है, तो इसको भी हम लोग फिक्स करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले बॉर्डर नन, ठीक है, ताकि हमें बॉर्डर नहीं चाहिए, ठीक है, बॉर्डर हट गया। लेकिन हम लोग यहाँ पर बैकग्राउंड कलर सेट करेंगे, तो मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर कोड कुछ भी दे सकते हैं, मैं दे रहा हूँ E9, ठीक है, एक डार्क ग्रे का वर्जन है कुछ भी, ये तो आ गया। अब मैं पैडिंग सेट करता हूँ, यहाँ पर मैं पैडिंग दे रहा हूँ, टॉप एंड बॉटम के लिए मैं दे रहा हूँ 10 px, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रेम यूज कर सकता हूँ, मैं 1 रेम देता हूँ, और लेफ्ट एंड राइट के लिए मैं देता हूँ 20 px, तो मैं देता हूँ यहाँ पर। अब 20 px तो मैं ऐसा दे नहीं सकता, 1 रेम इक्वल्स टू 16 px है ना, तो 2 रेम इक्वल्स टू 30 px हो जाएगा, 32 px होगा। तो देख लेते हैं क्या सीन है। आप पिक्सल वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये देखो। तो मैं थोड़ा कम करता हूँ, जैसे 1.5, ठीक है, इस तरह से, ये देखो। और फिर मैं देता हूँ बॉर्डर रेडियस 27 px, ठीक है। तो छोटे वैल्यूज के लिए आप पिक्सल यूज करेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर ज्यादा बड़ा है जैसे कि 100 px है, तो उसके लिए आपको 100 px लिखना पड़ेगा। वही अगर आप ये रेम में लिखते हैं तो बहुत कम 1 2 3 4 इस तरह कुछ लिखना पड़ता है, बस उतना ही से और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करने से इस तरह से आ रहा आउटलाइन, तो इसको हटाने का जो तरीका सिंपल है, शेड इनपुट देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमें देना होगा जैसे इस पर माउस ले लिया जाए, ठीक है, ओवर करे तो वो उसका आउटलाइन ना आए। तो मैं देता हूँ शेड इनपुट फोकस, शायद फोकस में होता है, आउटलाइन में नन पे सेट करता हूँ, बस इतना सा करना है, ये तो हट गया ना। और इसका हम लोग टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, इनपुट का टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये हो गया, ताकि बीच से लिखा है सही लगे देखने में, ठीक है। तो हमारा ये आ गया। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर शेड्स तो आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे इसका स्टाइल शीट का काम खत्म हो गया। अब हम लोग यहाँ पर मेन app.js फाइल में स्टेट क्रिएट करते हैं। स्टेट सिंपली होता है कि लोकल डेटा के लिए स्टेट रखते हैं, डेटा स्टोरेज के लिए। तो मैं लिखता हूँ जो हुक मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा हूँ, यूज स्टेट, ठीक है, ये रहा। और हम लोग स्टेट क्रिएट कर लेते हैं app.js में, ठीक है। तो सिंपली स्टेट का जो नेम है मैं कलर रखता हूँ, तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्टेंट कलर, और एक सेट कलर जो कि रिटर्न करता है, ठीक है, कलर, और सेट कलर से मेरा एक फंक्शन है जो कि कलर को सेट करने के लिए काम आता है। तो हम लोग इस यूज स्टेट और डिफॉल्ट कलर देते हो, तो मैं सिंपली ब्लैक देता हूँ डिफॉल्ट कलर, ठीक है।
तो ये रहा। अब इसको हम लोग पास करते हैं शेड इनपुट में, तो मैं देता हूँ कलर एज ए प्रॉप्स, ठीक है। जब हम लोग डेटा पास करते हैं तो उसको हम लोग प्रॉप्स बोलते हैं, तो प्रॉप्स पास कर रहे हैं, कलर में हम लोग कलर भेज दे रहे हैं, मतलब कि जैसे ही अंदर से एक्सेस करेगा ना प्रॉप्स डॉट कलर, तो उसमें जो वैल्यू हम लोग भेज रहे हैं ये कलर, मतलब कि ये जो है ये डेटा वो एक्सेस कर लेगा, ठीक है। इसको सेव करते हैं और हम लोग यहाँ पर वैल्यू दे देते हैं। तो उससे पहले हमें यहाँ पर प्रॉप्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉप्स के जरिए सारा हम लोग एक्सेस कर पाते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वैल्यू इक्वल्स टू प्रॉप्स डॉट कलर, ठीक है, ये हो गया। तो देखना यहाँ पर #00, लेकिन हम लोग इसको चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके लिए हमें यहाँ पर ऑन चेंज लगाना पड़ेगा। अब सीन ऐसा है कि ऑन चेंज लगा लेंगे, लेकिन डेटा हमारे पास यहाँ पर नहीं है, लोकल नहीं है, ये डेटा यहाँ पर है टॉप लेवल पे app.js पे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहीं पर एक मेथड बनाएंगे जिसको हम लोग पास करेंगे, वो मेथड क्या करेगा, चेंज कर पाएगा, बस इतना सा है। तो मैं यहाँ पर app.js में दे देता हूँ कॉन्स्ट, एक मेथड क्रिएट करते हैं कॉन्स्ट ऑन इनपुट चेंज, ठीक है, ये हो गया। चेंज की स्पेलिंग पता नहीं हर बार गलत कैसे हो जाता है, CHANG, ठीक है, चेंज ऑन इनपुट चेंज। हम लोग वैल्यू लेने वाले हैं और जो भी वैल्यू हम लोग को मिलेगा उस कंपोनेंट के थ्रू यहाँ पर आएगा, तो उसको हम लोग फिर से यहाँ पर सेट कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं सेट कलर और वैल्यू। तो क्या होगा कि जो भी आएगा इस फंक्शन में वैल्यू वो हम लोग सेट कर देंगे इस पर, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है। तो इस फंक्शन को हम लोग पास करते हैं एज ए प्रॉप्स, तो मैं सेम ही नहीं देता हूँ प्रॉप्स का, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ XYZ इक्वल टू ऑन इनपुट चेंज, बट क्या होगा कि हमें वहाँ पर एक्सेस करना पड़ेगा प्रॉप्स डॉट XYZ, इसलिए हम लोग सेम नेम देते हैं ताकि कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए देखना कि हर बार इस तरह होगा ऑन इनपुट चेंज इक्वल्स टू ऑन इनपुट चेंज, बस सेम नेम देते हैं। और यहाँ पर जो है शेड इनपुट में, इसको मैं क्लोज करता हूँ, शेड इनपुट में यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑन चेंज, जब भी चेंज होगा डेटा, ठीक है, तो ई भेज रहा हूँ एज ए पैरामीटर, ई मतलब इवेंट, ठीक है, इवेंट जाता है, ये कुछ भी लिख लो XYZ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ई रिप्रेजेंट करता है इवेंट को, आप इवेंट भी लिख सकते हो। फिर मैं लिखता हूँ प्रॉप्स डॉट ऑन इनपुट चेंज, ये देखो जो हमारे पास आ रहा है यहाँ पर देखो ना, ऑन इनपुट चेंज आ रहा है ना, ये रहा, ठीक है, ऑन इनपुट चेंज। तो उसमें हम लोग वैल्यू अभी पास कराना, जो भी यूजर लिखेगा ना वो वैल्यू कैसे एक्सेस करेंगे, उसके लिए लिखेंगे ई मतलब इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो इसमें वैल्यू आ जाता है, ठीक है। तो जो वैल्यू है वो हम लोग पास करवा रहे हैं, इसको सेव करते हैं, पास करवा रहे हैं इस पे ऑन इनपुट चेंज पे। तो ऑन इनपुट चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है इस फंक्शन को, तो वैल्यू यहाँ पर आ रहा है और वैल्यू सेट वैल्यू होके इसमें सेट हो जा रहा है, ठीक है, सिंपल सा, मैंने आपको पूरा समझा दिया। तो आप कुछ भी लिखते हैं तो चेंज हो पाएगा, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू कुछ भी लिखेंगे लिखा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास हो रहा है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है कि जैसे अब अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, अगर आपको देखना है कि यार हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, तो अब सिंपली इसको मैं हटा देता हूँ। अगर आप सिंपली आप गूगल क्रोम एक्सटेंशन से डाउनलोड कर सकते हैं रिएक्ट डेव टूल्स। अगर आप जाएंगे यहाँ पर वे ऐप्स में और यहाँ पर वे ऐप में जाएंगे, कहीं आपको मिल जाएगा, गूगल पे सर्च कर लेंगे कि रिएक्ट डेव टूल्स, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर आप सर्च करेंगे तो कहाँ गया, यहाँ पर मिल जाएगा, सर्च करना आपको रिएक्ट डेव टूल्स तो आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर सिंपली कंपोनेंट पे जाता हूँ, आपको ये यहाँ पर ऑलरेडी ये ऐड हो जाएगा, यहाँ लिखा आ जाएगा, मतलब दिख जाएगा। तो कंपोनेंट में जाएंगे तो क्योंकि ऐप कंपोनेंट को डेटा है, ठीक है, देखो यहाँ पर कलर जो कोड था ना वो आ गया। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ रेड, ठीक है, देखो यहाँ पर रेड लिखा आ गया है ना। मैं अगर लिखता हूँ ब्लू तो यहाँ पर ब्लू लिखा आ जाएगा, ये देखो, है ना। अगर आप यहाँ से ये रिएक्टिव, मुझे लगता है मैंने टेस्ट करके देखा, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ ना और इंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर भी ये रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। तो काफी कमाल का ये कूल फीचर है। तो ये देखने के लिए कि आपका क्या सीन है, मतलब क्या चल रहा नहीं चल रहा है वगैरह वगैरह, ठीक है। और इसको हम रिस्पॉन्सिव करेंगे तो कितना अजीब सा दिख रहा है, ठीक है, रिस्पॉन्सिव भी करेंगे तो बात की बात है। तो हमारा कलर का सीन यहाँ पर कंप्लीट है, लेकिन हम लोग चाहते हैं यहाँ पर शेड्स दिखे, है ना। तो उसके लिए भी हम लोग काम करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स मैं सोच रहा हूँ कि लेआउट बनाने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि शेड कैसे जनरेट करेंगे, फिर तो लेआउट बना ही लेंगे बहुत इजीली। तो उसके लिए क्या करना है, आप इंस्टॉल कर सकते हो, मैं फिर भी दिखा दूँ npm पे। ये तो सर्च कुछ और ही हो जा रहा है, कॉन्करेंटली सर्च हो जा रहा है, बट उस पैकेज का नेम है values.js, ठीक है। अगर मैं सर्च करता हूँ values.js, ठीक है, तो ये मिल गया। तो हम लोगों को इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो जाता है, ये देखो आ गया। अब इसको जाते हैं हम लोग अपने टर्मिनल पे यहीं से इंस्टॉल कर लेते हैं और यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, आप लिख भी सकते हैं, ये तो काफी बड़ा दिख रहा है। तो npm i मतलब इंस्टॉल values.js और इंटर प्रेस करना है, ठीक है। तो आपको इसको वेट करना है जब तक कि इंस्टॉल नहीं हो जाता है, ठीक है। तो अभी मैं app.js को क्लोज कर देता हूँ, जब तक इंस्टॉल होता है तब तक मैं यहाँ पर कुछ कर ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ शेड्स पे, शेड्स.js पे। यहाँ पर हम लोग को अभी शेड हम लोग जनरेट करेंगे यहीं से, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना जब तक इंस्टॉल नहीं हो जाता ये। हाँ तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर पैकेज इंस्टॉल हो गया। हालांकि ये पहले बार में एरर जनरेट किया, क्योंकि कभी होता है एरर देता है कि परमिशन वगैरह नहीं मिल रहा है वगैरह वगैरह इस तरह से कुछ। तो अगर ऐसा आ रहा है तो फिर सब उसको फिर से ट्राई कीजिए, तो फिर अगले बार में इंस्टॉल हो जाएगा सक्सेसफुली। कभी कभी होता है ऐसा, या फिर यहाँ पर एरर दे रहा है तो आप सीधा कमांड प्रॉम्प्ट से जो विंडोज का आता है यहाँ से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जो भी है, ठीक है, कभी हो जाता है एरर देता है। तो हमारे यहाँ पर वो पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं इम्पोर्ट, ठीक है, वैल्यूज, ठीक है, इंपोर्ट वैल्यूज फ्रॉम values.js, ठीक है, फ्रॉम जो पैकेज नेम हमारा है
वैल्यूज जीएस, ठीक है। अब यहाँ पर सीन कैसा है बताता हूँ, एक फंक्शन क्रिएट करें जो कि शेड क्रिएट करेगा, ठीक है। तो मैं देता हूँ कॉन्स्ट जनरेट शेड्स, क्रिएट शेड्स, कुछ भी दे सकते हैं, क्रिएट शेड्स जो कि कलर लेगा, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि हम लोग अपना कलर सेट कर देंगे, क्योंकि यूजर को तो अपना कलर देना है ना, तो वो कलर लेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग लिख रहे हैं कलर, और एरो फंक्शन है तो कलर एज ए पैरामीटर जाएगा। तो मैं देता हूँ यहाँ पर शेड मैं जनरेट करता हूँ, तो मैं सिंपली लिखता हूँ कॉन्स्ट शेड्स कलर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट इसका क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि हम लोग वैल्यूज इंपोर्ट किया ना, तो हम लोग लिखते हैं न्यू वैल्यूज, ठीक है। पहला जो स्टेप है आपको न्यू वैल्यूज, एक ऑब्जेक्ट अपने क्रिएट कर लिया, अब उसके अंदर वैल्यू देना कलर का, तो आप उस किसी फॉर्म में दे सकते हो, मतलब कि स्ट्रिंग तो रहेगा ही, सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन, बट आप उसको आरजीबी में दे सकते हो, हेक्स कोड में दे सकते हो, नॉर्मल ऐसे भी लिख सकते हो रेड, ठीक है, ठीक है। तो सिंपली यूजर के थ्रू आएगा, बट अभी हम लोग अपना एक हार्ड कोड वैल्यू देके देखते हैं कैसा आता है। तो मैं लिखता हूँ रेड, ठीक है। और इसका शेड अगर जनरेट करना है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट, ठीक है, शेड्स, ठीक है, सॉरी कॉन्स्ट यहाँ पर दे रहे हैं, कॉन्स्ट शेड्स इक्वल्स टू मैं यहाँ पर दे रहा हूँ शेड कलर, ठीक है, जिसमें कि ये वैल्यू ये है, ठीक है, इसको रेफर कर रहा है डॉट शेड्स। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब इसी में डॉट शेड्स करके, बट मैं इसी में कर रहा हूँ। तो चलो देखते हैं आगे, अगर वैसा हो तो कर देंगे। अब यहाँ पर मेन चीज़ क्या है कि आपने तो ये न्यू वैल्यू मतलब कलर दे दिया, अब आप शेड्स जो कर रहे हो डॉट शेड्स, तो इसमें हमें आपको देना कि कितना का वो गैप चाहिए परसेंटेज, मतलब टोटल आपको तो 100 शेड्स मिलने वाले हैं, बट आपको कितना का गैप चाहिए। जैसे अगर आप ओरिजिनल देखोगे यहाँ पर हमारा जो है, ये देखो मैंने एक एक का गैप रखा है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब इस 1 से लेकर 100 तक है, तो मिलेगा 100 तक ही। बट अगर हम 5 देते हो तो क्या होगा, 5 5 का पूरी डिस्टेंस, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, 5 में देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कॉन्सोल पे प्रिंट कराता हूँ, मैं कॉन्सोल डॉट लॉग पे कराता हूँ शेड्स, ठीक है। और ये मैं चाहता हूँ तब ये फंक्शन क्रिएट शेड्स कॉल हो जब ये कंपोनेंट, जब कंपोनेंट लोड ले, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यूज इफेक्ट यूज करते हैं, यूज इफेक्ट, ठीक है। कुछ भी इफेक्ट के लिए, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर यूज इफेक्ट, और मैं इसके अंदर एरो फंक्शन देता हूँ, और इसके अंदर मैं कॉल करता हूँ क्रिएट शेड्स, ठीक है। ये कॉल कर दिया मैंने, लेकिन यहाँ पर कोई एक चीज़ ध्यान रखना, आपको यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट देना, ये डिपेंडेंसीज होता है, मतलब कि किस पे डिपेंड करेगा। तो अगर सिंपल एम्प्टी भी देते हो देना ही आपको नॉर्मली, अगर आप कुछ भी नहीं देते हो, किसी पे डिपेंड नहीं करा फिर भी नहीं, तो क्या होगा कि अल्टीमेट ये इनफाइनाइट चलता रहेगा चलता रहेगा। इसलिए आपको यहाँ पर एक राउंड ब्रैकेट दे देना एम्प्टी, इसको सेव करते हैं, और ये रहा हमारा। अगर राइट क्लिक करते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट, और अगर देखते हैं यहाँ पर कॉन्सोल पे कि क्या सीन है, कॉन्सोल पे दिख जाएगा आपको, ये देखो 20 एरर आ गया ना। तो 20 इसलिए है कि देखो 100 तक तो आपको मिलने वाला है, तो 5 5 का डिस्टेंस रखा है शेड का, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि 1 1 का डिस्टेंस रखे, मतलब 1 से लेकर 100 तक। तो अगर बात की जाए कुल मिला के कि हमें 100 शेड्स मिलने वाले, तो अगर चेक करोगे ये देखो 100 लिखा हुआ है, तो 100 शेड्स है, ठीक है। और शेड्स का वेट दिखाया गया और वगैरह सब कुछ। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे यहाँ पे दिखा दिया क्या क्या मेथड्स ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वगैरह, क्या आप निकाल सकते हो शेड कितना परसेंट है, दिखा सकते हो कि इसका इतना परसेंट है वगैरह वगैरह, बहुत कुछ है, ठीक है। तो हमारे पास डेटा तो आ चुका है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये मतलब ये तो हार्ड कोड था ना, लेकिन चाहते हैं कि जो यूजर दे, जैसे मैं दे रहा हूँ यहाँ पर नॉर्मली #F0F, ठीक है, तो उसका भी आ जाएगा, तो आप किसी फॉर्म में देखते हो, ठीक है, ये रहा। लेकिन हम लोग चाहते हैं यूजर थे, तो यूजर के लिए अब यूजर के जो उसके लिए क्या होगा कि हम लोग app.js में कलर रखें, मेन सेंट्रलाइज डेटा टॉप पे रखें, तो इसको हम लोग पास करवाते हैं यहाँ पर भी, शेड इनपुट में पास करवा रहे थे, और यहाँ पर भी। तो मैं लिखता हूँ कलर इक्वल्स टू कलर, ठीक है, ये हमने पास करवा दिया। अब हम लोग जाते हैं शेड्स पे, और यहाँ पर प्रॉप्स लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या सीन है, यहाँ पर जो मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, ठीक है, क्योंकि बात तो बराबर ही है शेड्स, ये इससे अच्छा है कि मैं ये जो है ना डॉट शेड यहीं कर दूँ, डॉट शेड्स 1, तो होने वाला तो सेम ही है। और यहाँ पर मैं शेड्स, ये शेड्स, ठीक है। हो सकता है कि कोड में कुछ और है, क्योंकि मैंने पहले उसको गिटहब पे डाल दिया, तो ऐसा भी कर सकते हैं, बात तो बराबर ही है ना, चाहे कैसे भी 2 वेरिएबल में रखो चाहे 1 वेरिएबल में रखो, ठीक है, बात तो बराबर ही है, ठीक है। तो ये हो गया। हम लोग चाहते हैं यूजर कलर, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर यूजर का कलर हम लोग चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पर कलर यहाँ पर जो देंगे, ठीक है, मैं देता हूँ प्रॉप्स डॉट कलर, ठीक है। और ये यहाँ पर जो है ये पैरामीटर में हटा देता हूँ, क्योंकि कलर तो टॉप से आ रहा है ना, यूजर से आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो इसको सेव करते हैं। और यूजर ने रेड ये ब्लैक का शेड है, ब्लैक का शेड जनरेट हो गया, ठीक है। अब सीन ऐसा है कि भाई यहाँ पर शेड तो जनरेट हो रहा है जो भी यूजर लिख रहा है, ठीक है, लेकिन अब दिक्कत एक जगह है यहाँ पर, ठीक है, मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम आएगा। अगर मैं कुछ लिख दूँ ऐसे, ठीक है, रुक जाओ, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ सीन क्या है। मैं फिर से इसको रिलोड करता हूँ, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ जैसे रेड, ठीक है। हाँ, तो फ्रांस उससे पहले एक चीज मैं बताता हूँ कि आप यहाँ पर कुछ भी लिख रहे हैं तो यहाँ पर डेटा फिर से नहीं आ रहा है ना। जैसे मैं लिखता हूँ ग्रीन, तो यहाँ पर तो आना तो चाहिए,
ठीक है, वो नहीं आ रहा। तो वो इसलिए नहीं आ रहा कि यूज इफेक्ट में हमने यहाँ पर डिपेंडेंसी ऐड नहीं किया। मतलब ये किस पे डिपेंड होगा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जब भी कलर चेंज हो तब तक ये नया नया शेड क्रिएट करता रहे, ठीक है ना। तो यूज इफेक्ट में ये फर्स्ट बार होगा क्योंकि कंपोनेंट लोड ले रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पर डिपेंडेंसी ऐड करेंगे प्रॉप्स डॉट कलर। तो जैसे कलर चेंज होगा, प्रॉप्स डॉट कलर के एक्चुअल में देखा जाए तो ये है, ठीक है। और जब यूजर चेंज करेगा तो ये जैसे चेंज होगा ना, तो हम लोगों ने यहाँ पर डिपेंडेंसी में ऐड कर देंगे प्रॉप्स डॉट कलर। तो जैसे कलर चेंज होगा ये, तो फिर से नया शेड क्रिएट होगा अकॉर्डिंग टू कलर, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रॉप्स डॉट कलर, ठीक है, ये हो गया। अब मैं सेव करता हूँ यहाँ पर, और अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ एरर आ जाएगा, ठीक है। रीजन है ना, क्योंकि वैलिड कलर नहीं है इसलिए एरर दे दे रहा है, ठीक है। तो इससे हैंडल करने की इस प्रॉब्लम को सब कुछ सही है, नया आएगा। अगर मैं यहाँ पर रुको, मैं दिखाता हूँ आपको। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर ब्लू, ठीक है, अगर मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ और मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, रुक जाओ, ये देखो, तो डेटा आ रहा है, ब्लू का आ रहा है। लेकिन हम लोग ऐसा थोड़ी ना करेंगे कॉपी टेक्स्ट करके रखेंगे, यूजर कुछ भी लिख सकता है XYZ वगैरह वगैरह, लेकिन एरर आ जा रहा है। तो उसके लिए, उससे हैंडल करने के लिए सिंपल से तरीका, एक पैकेज हम लोग इंस्टॉल कर ले रहे हैं, इज कलर, ठीक है। वो पता करेगा कि वैलिड है कि नहीं। तो हम लोग चेक करेंगे कलर वैलिड है या नहीं है। अगर वैलिड है तभी वो कलर कन्वर्ट हो, नया शेड क्रिएट हो, नहीं तो नहीं हो, ठीक है, सिंपल है। तो हम लोग npm से इंस्टॉल करते हैं, npm इंस्टॉल तो आई इज कलर, ठीक है। ये पैकेज के नेम में छोटा सा पैकेज, आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं और ये इंस्टॉल जैसे हो जाता है फिर इसको हम लोग यूज करेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, हमारे पास ये पैकेज इंस्टॉल हो चुका है इस कलर। अब इसको मैं इस टर्मिनल को क्लोज कर देता हूँ और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ इंपोर्ट इज कलर, ठीक है, फ्रॉम इज कलर, ठीक है। ये हमारा पैकेज यहाँ से इंपोर्ट हो गया। अब क्या करते हैं, इसको चेक करेंगे शेड क्रिएट करने से पहले। तो इसको मैं कट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर इफ स्टेटमेंट लगाता हूँ, इफ इज कलर, ठीक है। और उसके अंदर हमारे पास कलर आने वाला। अब हम लोग बार बार लिखेंगे प्रॉप्स डॉट कलर, थोड़ा अजीब लगता है, थोड़ा इसको क्लीन करते हैं कोड को। तो इसको हम लोग डिस्ट्रक्शन यूज करेंगे, ES6 का जो फीचर है। सिंपली हम लोग प्रॉप्स डॉट कलर लिखने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, प्रॉप्स से कलर को खींच के बाहर निकाल देते हैं, कहने का मतलब है। और यहाँ पर हम लोग यहीं पर डिस्ट्रक्शन कर लेते हैं। हालांकि नीचे भी कर सकते थे बट यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो करली ब्रेसेस के अंदर देते हैं कलर, ठीक है। तो इसका मतलब कि हम लोगों ने इसको खींच के बाहर निकाल दे रहे हैं। तो ये कलर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग बार बार लिखना नहीं पड़ेगा प्रॉप्स डॉट कलर बार बार, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इस कलर में चेक करेंगे कलर, ठीक है। तो अगर कलर वैलिड हुआ तो ही शेड क्रिएट करें, नहीं तो नहीं करे। तो सिंपली क्रिएट शेड कर दी। तो यहाँ पर जो डिपेंडेंसी हम लोग दिए ना प्रॉप्स डॉट कलर, इसको हटाते हैं। प्रॉप्स नहीं लिखना होगा, अब हम लोग को सिर्फ कलर लिखना होगा, ठीक है। तो ये हो गया। जहाँ से हमने प्रॉप्स लिया तो उसको हटा दिए, क्योंकि हम लोग सिंपली अब कलर लिख सकते हैं उसके अंदर से। इसको हम लोग बाहर खींच के निकाल दिए। अब ये कलर पे डिपेंड है। और क्या करते हैं, जो शेड है ना, ये क्रिएट शेड, सॉरी मैंने यहाँ पर इसको रिमूव कर दिया था। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, हालांकि मैं यहाँ से भी क्रिएट कर सकता हूँ, क्योंकि कलर तो यहाँ पास करा जाए नहीं करा, बात तो बराबर है ना, क्योंकि कलर तो डायरेक्ट कॉम्पोनेंट में आ रहा है। तो यहाँ से भी ये डायरेक्ट एक्सेस कर पा रहा है, अगर पास नहीं कराते हैं तब भी, ठीक है। तो इसको से और देखते हैं इसका क्या, यहाँ पर हम लोग एरर आता है कि कुछ। मैं फिर से इसको, हालांकि रिफ्रेश होता है और फिर रिलोड करते हैं। अगर मैं लिखता हूँ रेड, तो ये देखो रेड का आ गया ना। तो अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ जैसे XYZ, तो यहाँ पर एरर आने के बजाय पहले जो हो रहा था उसको यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है। तो सही है ना, क्योंकि वो फालतू में एरर आएगा। जैसे मैं लिखता हूँ ब्लू, तो ठीक है, फिर मैं कुछ लिखता हूँ, कुछ भी रैंडम तो नहीं आ रहा है, तो सही है। एक तरह से ग्रीन लिखता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ग्रीन लिखा, कंप्लीट किया वर्ड, कलर एक वैलिड कलर हुआ, तभी वो क्रिएट शेड करेगा नहीं तो नहीं करेगा। तो हमारे पास ये डेटा आप आ चुका। बस हमारे पास एक काम एक ही बचा है कि यहाँ पर शेड को सही से आप लोगों को शो करवाना है, ठीक है। नहीं तो बाकी तो हमारे यहाँ पर सब कुछ ओके है, अगर देखा जाए तो। अब हमें यहाँ पर शेड यहाँ पर बस शो करवाना है। हाँ तो फ्रेंड्स, हम लोग शेड तो जनरेट कर ले रहे हैं, बट हमें कहीं पर उसको तो स्टोर तो करना पड़ेगा ना लोकली। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर यूज स्टेट। तो यूज स्टेट को मैं यहाँ से स्टेट के लिए ये मैंने कॉमा दे दिया, और मैं यहाँ पर एक क्रिएट कर ले रहा हूँ स्टेट। तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट शेड्स शेड्स, ठीक है। और सॉरी शेड्स SH होगा, ठीक है, शेड्स। अब इस शेड को हम लोग यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूज स्टेट, और मैं डिफॉल्ट क्या हो गया यार, यूज स्टेट होगा ना, और डिफॉल्ट वैल्यू मैं दे रहा हूँ एम्प्टी एरिया, ठीक है। अब हम लोग शेड जब भी ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, जैसे क्रिएट हो जाएगा तो क्रिएट होने के बाद हम लोग चाहते हैं कि ये सेट हो जाए, ठीक है। तो ये जो क्रिएट होगा ना, ये कौन सा डॉट लॉक हटा देता हूँ जैसे। तो मैं लिखता हूँ शेड्स, ठीक है। जब भी क्रिएट फंक्शन, हर बार कलर चेंज होने पे क्रिएट फंक्शन, क्रिएट शेड फंक्शन कॉल होगा, और जैसे कॉल होगा शेड यहाँ पर जनरेट होगा, और जनरेट होने का तो उस शेड्स को हम लोग स्टोर कर लेंगे शेड्स पे, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ शेड्स, ठीक है। अब सेव करते हैं, सॉरी यार, सेव करते हैं यहाँ पर। और अगर अब देखेंगे यहाँ पर कंपोनेंट पे, ये रहा शेड्स, ये रहा शेड्स, ये तो आ गया ना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ब्लैक था तो उसका 100 शेड्स यहाँ पर आ चुका है, ठीक है ना। तो मैं बस आपको दिखा रहा था, इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि हमारे पास तो आ गया, अब हम लोग इसको लूप चलाने वाले हैं। तो यहाँ पर सिंपली मैं करली ब्रेसेस देता हूँ, मैं लिखता हूँ शेड्स डॉट मैप, ठीक है। और हर एक आइटम के लिए हर एक बार रन होगा। अगर 100 आइटम है तो 100 बार ये रन होने वाला लूप।
और ये रिटर्न करेगा HTML एलिमेंट, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ शेड, हर एक आइटम का बस नेम दे रहा हूँ, कुछ भी दे सकते हैं XYZ, पर मैं नेम दे रहा हूँ शेड एज ए पैरामीटर, उस एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं हर एक आइटम को, और एरो फंक्शन यहाँ दे रहे हैं। अब यहाँ पर सीन ऐसा है कि हम लोग यहाँ पर रिटर्न करने वाले हैं सिंपली कुछ HTML एलिमेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर सिंपली राउंड ब्रैकेट देता हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन तो कर नहीं रहे हैं ना, प्लस माइनस कुछ भी नहीं, बस रिटर्न करना है HTML एलिमेंट। तो मैं इसलिए राउंड ब्रैकेट दे रहा हूँ, क्योंकि जो भी राउंड ब्रैकेट के अंदर होगा सिंपली रिटर्न करेगा, और जो रिटर्न करेगा वहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। तो मैं डिप एलिमेंट देता हूँ, और अभी हम लोग CSS पे नहीं गए, लेकिन अभी जाएंगे, तो मैं क्लास नेम ऐड कर दे रहा हूँ शेड, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को वैल्यू देना है, ठीक है। तो वैल्यू के लिए मैं यहाँ पर सिंपली ये जो है ये ऑब्जेक्ट में आ रहा है, अगर आप चेक करोगे ना यहाँ पर गौर से आपको ऑब्जेक्ट दिख जाएगा, अगर चेक करोगे तो सिंपली जो हर एक आइटम है एक तरह से ऑब्जेक्ट है जो शेड्स में स्टोर किया गया। मैं फिर सबको दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझ में आ जाए सीन क्या है। अगर मैं जाऊँ यहाँ पर कहाँ गया यार, कॉम्पोनेंट कहाँ चल गया, गायब हो गया क्या, तेरी कैसे नहीं, ये रहा आ गया, कभी नहीं दिखता शेड्स में। अगर आप देखोगे ये लोड ले रहा है, पता नहीं ये स्लो क्यों है, शेड ये रहा। तो ये तो कोई ऑब्जेक्ट है ना कि कोई ये है, तो ऑब्जेक्ट में बहुत सारा टाइप है, वेट, इसमें कुछ मेथड्स भी है। तो इसमें एक है हेक्स स्ट्रिंग और RGB स्ट्रिंग, तो हम लोग हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग यहाँ पर शो करवाएंगे यूजर को। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर शेड डॉट हेक्स स्ट्रिंग, ठीक है। ये मेथड को कॉल करते हैं और उसको सेव करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर तो इस तरह से आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर शेड्स सारा यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे शेड हर एक आइटम के लिए जो कॉल हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो जाते हैं हम लोग सीधा यहाँ पर app.css में, और यहाँ पर क्रिएट करते हैं कुछ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ शेड्स, ओ सॉरी सीड्स तो मैंने शायद देख रखा है पहले से, अगर देखेंगे तो शायद, हाँ ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर रेड नहीं, रेड मैं यूज़ नहीं करूँगा अभी, बस दिखाने के लिए था। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग शेड्स में, मैं सबसे पहले विड्थ सेट कर देता हूँ 100%, ठीक है। अपने पेरेंट का 100% लेगा, और हाइट भी मैं सेट कर दे रहा हूँ 100%, तो अपना पेरेंट का 100% लेगा। डिस्प्ले ग्रिड यहाँ पर मैंने यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मैं देता हूँ ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ठीक है, कॉलम्स। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँ क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि 10-10 आइटम दिखे, जैसे यहाँ पर है। अगर आप इसका चेक करेंगे, मैं लिखता हूँ रेड, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, 10 आइटम है, 10 कॉलम है, तो हम लोग सिंपली 10 चाहते हैं, तो हम लोग इसे लिखेंगे रिपीट, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे ऑटोफिल, ठीक है। ऑटोफिल यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी कमाल का ये एक है यहाँ पर कीवर्ड ऑटोफिल। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10%, ठीक है। 10% मैं लिखता हूँ, तो 10% के हिसाब से ये, क्योंकि 10 कॉलम है ना, अगर 10% अगर देते हैं तो 10 कॉलम में 100% में कंप्लीट हो जा रहा है, टोटल तो 100 होने वाला है। तो 10-10 करेंगे तो 10 कॉलम में पर हमें दिख जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं दे रहा हूँ 10%। और रोज के लिए मैं देने वाला हूँ यहाँ पर, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पर देता हूँ रोज, ठीक है, ग्रिड टेम्पलेट रोज, ठीक है। तो इसका ही मैं दे रहा हूँ ऑटोफिल, कहाँ गया यार, ग्रिड टेम्पलेट रोज, रो नहीं रोज होगा, ठीक है। तो मैं इसका भी दे रहा हूँ 10%, ठीक है। तो ये 10% के हिसाब से ये आगे बढ़ेगा। तो ये देखो हमने जैसे सेव किया तो यहाँ पर इस तरह से दिख रहा है। लेकिन अभी यहाँ पर प्रॉब्लम है कि यहाँ पर कलर वलर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब ब्लैक का कोई शेड नहीं होता नॉर्मली, अगर चेक करेंगे पूरा ब्लैक होता है, क्योंकि ब्लैक जो है ना वो लाइटनेस कम ज्यादा करते हैं, तो शायद वो दिखता है, ठीक है। अगर आप ग्रे यहाँ पर देते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर कलर नहीं दिख रहा है, ग्रे का भी शेड दिख रहा है बट कलर नहीं दिख रहा है। तो कलर दिखने के लिए सिंपल से यहाँ पर तरीका हम लोग यूज करेंगे। अगर शेड्स.js में जा रहे हैं, यहाँ पर हमें कलर मिल रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली शेड्स.js में जाके हम लोग बैकग्राउंड कलर यहाँ पर यूज करेंगे। तो डिव एलिमेंट क्लास नेम तो हम लोग यूज करें, जो क्लास नेम है वो तो इफेक्ट करेगा, बट हम लोग कुछ स्टाइलिंग इनलाइन स्टाइलिंग करने वाले। तो मैं लिखता हूँ स्टाइल, और यहाँ पर मैं डबल करली ब्रेस देता हूँ, क्योंकि एक करली ब्रेस वैल्यूज के लिए, सेकंड स्टाइलिंग के लिए जो ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। तो मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड क्या हो गया यार, बैकग्राउंड कलर ये रहा। और यहाँ पर हम लोग जो कलर देंगे, जो हम लोग प्रिंट करा रहे हैं ना, उसी को हम लोग एज ए कलर देंगे ताकि इसका कलर फिल हो जाए। तो मैं देता हूँ शेड डॉट हेक्स स्ट्रिंग, ठीक है। इस मेथड कॉल करते तो इस पर कलर मिल जाएगा और वो कलर सेट हो जाएगा। ये देखो, तो अगर मैं लिखता हूँ रेड, ये देखो, तो रेड का आपको यहाँ पर शेड दिखेगा नॉर्मली देखा जाए तो, ठीक है। अब हम लोग चाहते हैं कि टेक्स्ट व्हाइट हो, ना कि इस तरह से। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो शेड है, कहाँ के शेड, लगता है हम लोग शेड क्लास डिफाइन नहीं किए। जो शेड क्लास है इसको डिफाइन कर देते हैं वहां पर जाके CSS में, शेड्स के नीचे, ठीक है। इसका कलर मैं दे दे रहा हूँ व्हाइट, तो #FFF देते हैं, व्हाइट हो गया। लेकिन ये तो पूरा सेंटर में नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। ये करेंगे तो परफेक्ट सेंटर पे आ गया। तो हमारे यहाँ पर पूरा क्रिएट हो चुका। अगर हम लोग देते हैं यहाँ पर ग्रीन, जैसे अब देखो GRW तो कोई वैलिड कलर है नहीं, लेकिन जैसे ग्रीन लिखते हैं तो ग्रीन का हमें शेड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। जैसे हम लोग लिखते हैं ब्लू, ठीक है, ब्लू मिल जाएगा, ठीक है, इस तरह से। फिर रिफ्रेश करते हैं
तो इस तरह से आएगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं यहाँ पर, तो मुझे जहाँ तक लगता है सब कुछ ओके है। अगर मैं लिखता हूँ पिंक तो पिंक का शेड मिल जाएगा, अगर मैं लिखता हूँ डीप पिंक तो ये देखो डीप पिंक का शेड मिल जा रहा है। तो हमें हर कलर का शेड मिल जा रहा है, लेकिन अभी बहुत सारे फीचर्स बाकी है तो उनको भी कंप्लीट करना है। ठीक है, उनमें से एक है कि मैं चाहता हूँ जब भी यूजर इस पेज को लोड करे, मतलब कोई भी ओपन करे, तो रैंडम शेड दिख जाए। ठीक है, जैसे इसमें हो रहा है। ठीक है, ये तो और एनिमेशन भी ऐड करेंगे तो ये रैंडम शेड दिख जाए, तो ये थोड़ा कमाल का फीचर है, इसको भी ऐड करते हैं। और फ्रेंड्स, रैंडम कलर के लिए आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए जाते हैं कोड एडिटर पे फिर से और टर्मिनल को ओपन करते हैं, लिखते हैं npm इंस्टॉल, मतलब आई इंस्टॉल लिख सकते हैं, और फिर लिखते हैं रैंडम कलर। ठीक है, ये सिंपल रैंडम कलर देता है। तो इसको इंस्टॉल कर लेना है आपको, और थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूँ जब तक कि इंस्टॉल हो जाता है। तो फ्रांस हमारा वो पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। आप सिंपली इसको फिर से क्लोज करते हैं और आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, app.js पे जाना है। और हम लोग जब चाहते हैं कि जब हमारा ऐप लोड ले तब कलर रैंडम कलर आए, है ना, तो यहीं पर हम लोग कुछ चीज़ को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं लिखता हूँ इम्पोर्ट। ठीक है, IMP लिख के भी लिख सकते हैं और आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं इम्पोर्ट। मैं यहाँ पर लिखता हूँ रैंडम कलर, जो कि पैकेज का नेम है, रैंडम कलर, और यहाँ पर रैंडम कलर। ठीक है, ठीक है, ये तो ये हमने इंपोर्ट कर लिया। अब क्या करते हैं, जब रन हो तो उसके लिए मैंने बोला था यूज इफेक्ट यूज करते हैं जब भी कुछ डिटेक्ट करना होता है, कुछ चेंज हो रहा है, कुछ लोड ले रहा है, कुछ डिलीट हो रहा है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यूज इफेक्ट ले रहा हूँ और मैं यहाँ पर आता हूँ इसके नीचे। ठीक है, मैं यहाँ पर देता हूँ यूज इफेक्ट और यहाँ पर एरो फंक्शन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एरो फंक्शन जाएगा, तो मैं यहाँ पर एरो फंक्शन देता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेट कलर। ठीक है, क्योंकि कलर तो हमें सेट करना जब भी लोड ले, तो और हम लोग इसके अंदर कॉल कर देंगे रैंडम कलर। तो रैंडम कलर यहाँ पर ऑटोमेटिक जब भी लोड लेगा ना, ओ सॉरी यार, यहाँ पर मुझे देना था स्क्वायर ब्रैकेट, नहीं तो क्या होगा कि इनफाइनाइट चलता रहेगा। ये तो चल ही रहा था, देखो वो चल रहा था, शायद मुझे लगता है ये सही हो गया। रिफ्रेश कर, नहीं तो क्या वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो एनिमेशन टाइप से भी दिख रहा था कुछ, चलो जो भी है। फिर से लोड करते थे, जितना बार लोड करेंगे तो हमें यहाँ पर रैंडम कलर मिलने वाला है। ठीक है, और यूजर चाहे तो यूजर तो अपने हिसाब से लिखेगा ही, अगर रेड लिखना तो ये देखो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रैंडम एक कलर यहाँ पर यूजर को दिखेगा। ये कमाल का फीचर मुझे लगा कि ये इंप्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि बहुत जगह पे मैं देखता हूँ ये रहता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा एनिमेशन का देख लेते हैं कि जैसे क्लिक करे तो इस तरह से एनिमेशन हो, कॉपी लिखा है और वो टक से आवाज करे। तो जहां तक साउंड की बात है, मैं साउंड रैंडमली उठा लिया, क्योंकि भाई हो सकता है कॉपीराइट का इशू आ जाए वगैरह वगैरह। तो मैंने उठाया था यूट्यूब का ऑडियो लाइब्रेरी से, जो यूट्यूब प्रोवाइड करता है। आप चेक कर सकते हो, यूट्यूब का है अपना ऑडियो लाइब्रेरी, उसमें मैंने अगर मैं दिखा देता हूँ आपको, यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी। ठीक है, मैंने वहाँ से आप कोई भी साउंड चूज कर सकते हो। मैंने उसको कट किया ऑडेसिटी से और फिर मैंने उसको रख डाल दिया। ठीक है, आपको कोई भी साउंड मिल जाएगा वहाँ पर। साउंड इफेक्ट में गया, क्योंकि म्यूजिक तो चाहिए नहीं हमें, साउंड इफेक्ट तो बहुत सारा साउंड इफेक्ट है जो भी आपको सही लगे, और आप कोई भी यूज कर सकते हो। बट मैंने किया कि कहीं कॉपीराइट वगैरह का लफड़ा हो जाए छोटा सा साउंड के चलते। ठीक है, एक फील आएगा। ठीक है, इस तरह से। तो हमारा यहाँ पर ये हो गया कि मतलब ऑटोमेटिक कलर रैंडम कलर आ रहा है। बट हम लोग चाहते हैं थोड़ा सा एनिमेशन का जैसे लोड लेना, तो जैसे लोड ले मैं दिखाता हूँ। ये जो राइट से लेफ्ट आएगा ये हो, और ये कॉपीड का पहले इंप्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है ना, ये कैसे होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो कॉपी वाला फीचर है उसको इंप्लीमेंट करने से पहले मैं थोड़ा सा कोड को स्प्लिट कर लेता हूँ, थोड़ा रिफैक्टर कर लेता हूँ। मतलब कि कोड को मैं अलग, मतलब थोड़ा रीयूजेबल टाइप से बना रहा हूँ। मैं अलग एक कंपोनेंट बनाता हूँ, शेड। ठीक है, अब इसके रीजन समझाता हूँ आपको, थोड़ा सा रुक जाओ। शेड.js। ठीक है, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा कोड यहाँ पर लिख लेता हूँ, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट पैकेज। ये हो गया कॉन्स्ट शेड। ठीक है, शेड कंपोनेंट, और यहाँ पर मैं देता हूँ प्रॉप्स। अब बाद में इसको डिस्ट्रक्शन, इसमें अगर कुछ आएगा प्रॉप्स तो डिस्ट्रक्शन कर लेंगे, टेंशन नहीं है। बट अभी मैं नॉर्मल यहाँ पर एक कोडिंग मार ले रहा हूँ, h1 शेड। ठीक है, बस नॉर्मल, बस यहाँ पर दिख जाए थोड़ा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट शेड। ठीक है, उस थोड़ा शेड ही नहीं, शेड। ठीक है, शेड। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, जो शेड्स है ना, शेड्स में यहाँ पर जो लूप चला रहे हैं, थोड़ा सा गंदा टाइप से थोड़ा दिख रहा है, मतलब गंदा नहीं है, लेकिन इसको हम लोग एक कंपोनेंट में डाल देते हैं अलग से, तो सही लगेगा। तो इतना सा को मैं कट कर ले रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, कट करके मैं इसको शेड में डाल दे रहा हूँ, या आप शेड आइटम भी लिख सकते हैं। ठीक है, शेड आइटम, शेड कुछ भी, बट शेड। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर एक राउंड ब्रैकेट के अंदर दे रहा हूँ, क्योंकि मल्टीपल आइटम है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि इसको शेड नहीं पता शेड है क्या। जो शेड हमारे पास आने वाला ना, शेड कंपोनेंट के बारे में नहीं बोल रहा, जो कलर आएगा जिसमें कि हम लोग कलर कन्वर्ट, जो ऑब्जेक्ट आएगा वो इसको नहीं पता। तो हम लोग लूप चला रहे हैं ना, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मैं ये स्क्वायर राउंड ब्रैकेट भी हटा दे रहा हूँ, क्योंकि सिंपली हम लोग यहाँ पर कंपोनेंट देने वाले हैं। तो उस कंपोनेंट को पहले इंपोर्ट कर लेते हैं।
और नहीं तो एक फीचर भी है विजुअल स्टूडियो कोड का, अगर मैं यहाँ पर उस कंपोनेंट का नेम लेता हूँ, नेम लिखता हूँ तो ऑटोमेटिक पॉपअप हो जाएगा, ये देखो शेड, और ये इंपोर्ट भी हो जाएगा ऑटोमेटिक, ये देखो काफी कमाल का फीचर है। तो आप इसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं, इंपोर्ट शेड फ्रॉम ./शेड, जो कि ये कंपोनेंट है, ठीक है। आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं, अगर नहीं हो रहा है तो मेरा यहाँ पर हो जा रहा है, ये कमाल का फीचर है। और हम लोग यहाँ पर पास करवाएंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पर 2-3 चीजें पास करवाने वाले हैं शेड में, तो मैं यहाँ पर देता हूँ शेड में, ये रहा, कहाँ गया, ठीक है। तो मैं शेड पास करवा रहा हूँ, शेड प्रॉप्स पास करवा एज ए शेड। तो ये शेड जो शेड हो जा रहा है, ठीक है। शेड जो प्रॉप्स जा रहा है इसमें, ये शेड जो जा रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट पास हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन हमें उसको एक्सेस करना पड़ेगा यहाँ से। तो हम लोग यहाँ पर सेम क्या करेंगे, डिस्ट्रक्शन कर लेते हैं। हम लोग लिख सकते हैं प्रॉप्स डॉट शेड, बट मैं अब डिस्ट्रक्शन कर ले रहा हूँ उस प्रॉप्स को एक्सेस करने के लिए। शेड, ये देखो हो गया सॉल्यूशन, इसको सेव करते हैं। अबे यार फिर से वही, और ये देखो सब बराबर है, ओके, कोई लफड़ा नहीं है, ये देखो, ठीक है। तो सब है। तो हम लोग सिंपली क्या किया, उसको हम लोगों ने थोड़ा कोड को स्प्लिट कर लिया ताकि थोड़ा क्लीन दिखे, ठीक है। अगर जाते हैं हम लोग यहाँ पर शीट्स जेएस में, तो काफी क्लीन दिख रहा है, इतना सा कोड है। तो आप क्या करते हैं, कॉपी वाला जो फीचर इंप्लीमेंट करने के लिए उसमें क्या सीन है कि क्लिक करेंगे तो वो कॉपी हो जाएगा, और वो एक्चुअल में कॉपी होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, टर्मिनल और एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे जो कि कॉपी के लिए मदद करता है, यहाँ पर कॉपी पेस्ट मतलब करने के लिए, क्लिपबोर्ड में कॉपी होने के लिए। मैं लिखता हूँ npm i, ठीक है। आपको इंस्टॉल कर लेना वो पैकेज, लिखते हैं npm install i react, ठीक है, react copy to clipboard, ठीक है। इस पैकेज को भी आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इसकी मदद से हम लोग वो चीज इंप्लीमेंट कर पाएंगे, जैसे क्लिक करें तो कॉपी हो जाए। तो फ्रेंड्स हमारा ये पैकेज इंस्टॉल हो चुका है, सिंपली इसको फिर से क्लोज कर देते हैं और इस पैकेज को हम लोग इंपोर्ट करते हैं शेड में, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं इंपोर्ट करता हूँ, मैं लिखते हैं इंपोर्ट, या फिर IMP लिख के टैप प्रेस करते हैं, जो कि मतलब अच्छा फीचर है ना, आपको पूरा लिखना नहीं पड़ रहा। तो मैं यहाँ पर उस पैकेज का नेम दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ रिएक्ट, देखो यहाँ पर भी ऑटो पॉपअप हो जाता है, रिएक्ट कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ठीक है। इससे हम लोग इंपोर्ट करेंगे क्या, मैं आपको दिखाता हूँ, करली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ठीक है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ठीक है। कंपोनेंट सिंपली एक है, तो हम लोग यहाँ पर कॉपी टू क्लिपबोर्ड को यहाँ पर यूज करने वाले। तो सिंपली आपको ये जो है ना, इसको मैं कट कर ले रहा हूँ Ctrl+X से, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ठीक है। इसके अंदर मैं इसको बस पेस्ट कर दे रहा हूँ, बस इतना सा करना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको अगर सेव करेंगे तो कुछ एरर वगैरह दिखेगा नहीं ऐसे, क्योंकि अगर कुछ रॉन्ग नहीं होगा तो एरर नहीं दिखेगा, सिंपल है, ठीक है। क्या हो गया यार, हट क्यों गया, ये मुझे लगा कुछ एरर है क्या। चलो, तो यहाँ पर कुछ एरर तो नहीं दिख रहा, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर क्लिक करें तो वो दिखे, है ना, कॉपी हो जाए, सिंपली दिखे तो बाद में कॉपी हो जाए, फंक्शनलिटी पहले ऐड करते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर प्रॉप्स देना होगा, ये कंपोनेंट में टेक्स्ट, क्या हो गया यार, हट क्यों गया, चल कुछ भी हो जाता है, टेक्स्ट, ठीक है। और टेक्स्ट में वो वैल्यू देना होगा जो भी कॉपी करना चाहते हैं, जैसे मैं दे रहा हूँ टेक्स्ट में XYZ, ये कुछ भी देते हैं, जैसे जैसे भी क्लिक करेंगे ना इस पर, और मैं यहाँ जाके अगर पेस्ट करता हूँ, ये देखो आ गया ना, है ना, जो भी हमने तो टेक्स्ट हम लोग देंगे कलर, ठीक है। तो कलर के लिए सिंपली यही है ना, कलर जो हमारा है, ठीक है, ये कोड है। तो मैं इसी को यहाँ पेस्ट करता हूँ, तो सिंपली टेक्स्ट में कलर आ जाएगा, तो जो भी जिस पे भी क्लिक करेगा तो कलर दिखेगा। इस पे क्लिक किया तो यहाँ पर मैं देता हूँ, ये देखो ये कलर आ गया, ठीक है। अगर इस पे क्लिक किया A31528, अगर हम पेस्ट करते हैं यहाँ पर A31258, ठीक है, जो भी कलर कोड है, ये जो A3 वगैरह जो भी, यार ये क्या हो रहा है, हाँ तो कुछ ये एरर आ रहा था, मैं इसलिए दिखाने क्या सीन था मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा ये समझ में आ जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि कोई पैकेज इंस्टॉल करते तो नहीं होता, वो अनडिफाइन एरर दे रहा था। तो आपको सिंपली बताता हूँ, एक सीधा सा एकदम मतलब पॉइंट टू पॉइंट बात बताता हूँ। अगर आप कोई पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं और अगर नहीं हो रहा है, परेशान हो गए, सिंपल सा है, आप 2-3 चीज कीजिए। पहला स्टेप की पैकेज.log.json नहीं, पैकेज लॉग जेसन को डिलीट कर दीजिए। अगर एरर आ रहा है तब, अभी आपको नहीं करना, बता रहा हूँ, सिंपली इसको डिलीट कर देना, पैकेज सॉरी इसको नहीं, पैकेज लॉग को करना है, ना कि पैकेज जेसन को, इसको करना है। अगर एरर आ रहा है, कोई पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं और अगर नहीं हो पा रहा है, एरर दे रहा है, तो सिंपली इसको डिलीट करना है और नोड मॉड्यूल्स फोल्डर को डिलीट कर देना है। और फिर से आपको टर्मिनल में जाके npm इंस्टॉल करना है, फ्रेश एक रिफ्रेश इंस्टॉल लेगा, और फिर आप उस पैकेज को बाद में इंस्टॉल कीजिए जो भी आप करना चाहते थे, जिसकी वजह से एरर आ रहा था, तो इंस्टॉल हो जाएगा। तो ऐसा ही हो रहा था मेरे साथ वो इस कलर वाला पैकेज के वक्त, बट मैं वीडियो में दिखाया नहीं, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो ठीक है। तो वही था, मैंने स्टैक ओवरफ्लो पे दिख रहा था। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ। मैं अभी बोल के रहा था, अच्छा ये कॉपी वाला सीन, तो जिस पे भी क्लिक करेंगे तो कलर कॉपी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर सीन क्या है कि हम लोग चाहते हैं कि क्लिक करने पे वो दिखे, ठीक है, मतलब कि जब भी वो क्लिक करे तो वो ऑन कॉपीड इस तरह दिखाए, जैसे क्या क्या ये रहा, ये आवाज भी और ये दिखे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक स्टेट क्रिएट करते हैं जो कि बताएगा कि कॉपी हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर शेड में, ना कि मैं शेड्स में नहीं, ध्यान देना शेड में हूँ मैं, यहाँ पर यूज स्टेटिक लेता हूँ, यूज स्टेट, कहाँ ले रहा हूँ, यूज स्टेट, ये हो गया, कॉमा दिया है, हाँ दिया है। तो मैं लेता हूँ
कॉपीड, ठीक है, और सेट कॉपीड, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट मैं दे रहा हूँ फॉल्स, क्योंकि यूजर ने तो कॉपी किया नहीं, तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स रखते हैं, ठीक है, कॉपीड। तो ये सिंपली ये कंडीशन रेंडरिंग करेंगे कि हाँ कॉपी हुआ है नहीं हुआ। अगर कॉपी हुआ है तो हम लोग सिंपली दिखा देंगे कि कॉपी हुआ है, मतलब सिंपली टेक्स्ट दिखाएंगे और कुछ नहीं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो बैकग्राउंड कलर शो करवा रहे हैं ना, यहाँ पर हम लोग कंडीशनल रेंडरिंग कराएंगे। तो इसको मैं इसके ऊपर, या इसको कट करके रख सकते हैं, बाद में पेस्ट करना है। तो मैं फिर से करली ब्रेसेस दे रहा हूँ और कॉपीड, ठीक है, जो कि अभी फॉल्स है। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन मार्क टर्नरी ऑपरेटर यूज करेंगे। तो ये सिंपली ये जो है ना ये चेक होगा, अगर ट्रू है तो इसके बाद वाला होगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर देता हूँ राउंड ब्रैकेट और मैं कहता हूँ स्पैन, ठीक है। क्लास ऐड करते हैं जो कि हम लोग सीधे डिफाइन करेंगे, टेंशन नहीं है। कॉपीड और मैं लिखता हूँ सिंपली कॉपीड, ठीक है। और फिर देते हैं यहाँ पर कॉलन देना और फिर राउंड ब्रैकेट देना, और इसके अंदर मैं स्पैन टैग दे रहा हूँ और स्पैन टैग के अंदर मैं ये वाला पार्ट को पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। सिंपल सा फंडा, इसको सेव करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी क्लिक करेंगे तो कुछ भी दिखेगा नहीं, क्योंकि ये ट्रू नहीं हो रहा ना। जब भी क्लिक करें तो हम लोग चाहते हैं ट्रू हो, और जैसे ट्रू हुआ तो सिंपली जैसे ट्रू का ये शो होगा, तो ये ट्रू बेस्ड पे रेंडर होगा। अगर कॉपी ट्रू हुआ तो ये शो होगा, और फॉल्स हुआ तो ये होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, हमने फॉल्स सेट करके रखा है, तो इसलिए हमेशा कलर कोड ही दिखेगा। लेकिन जब क्लिक करेगा तो हम लोग चाहते हैं वो ट्रू हो जाए, और ट्रू होने के बाद फिर ये कॉपीड दिखे, ठीक है। तो यहाँ पर उसके लिए यहाँ पर हम लोग को मेथड मिलता है इस कॉम्पोनेंट के थ्रू, मतलब ये खुद प्रोवाइड करता है ऑन कॉपी, ठीक है, ऑन कॉपी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली सेट कर देंगे, ठीक है, सेट कॉपीड ट्रू, ठीक है। ये देखो, लेकिन प्रॉब्लम क्या पता है, क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर कॉपीड फिर हट भी जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि परमानेंट रहेगा। तो उसके लिए जो मैंने एक तरीका अपना सिंपल सा निकाला है, क्या करते हैं, यूज इफेक्ट रखते हैं, ठीक है। तो जैसे यूज इफेक्ट रखेंगे, यूज इफेक्ट तो मैंने बोला डिटेक्शन के लिए, कुछ चेंज होता है कुछ होता नहीं होता उसके लिए। तो जैसे कॉपी ट्रू होगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके कुछ सेकंड बाद, तुरंत कर देंगे तो फिर दिखेगा नहीं इफेक्ट, कुछ सेकंड बाद वो फॉल्स हो जाए, ताकि फिर हट जाए और फिर कलर कोड दिखेगा कि मुझे फॉल्स होगा, ठीक है। तो लॉजिक मैं पूरा आपको समझा रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट। यूज इफेक्ट एरो फंक्शन देते हैं, और मैं यहाँ पर सिंपली अगर दे दूँ सेट कॉपीड फॉल्स, ठीक है। लेकिन मुझे तो यहाँ डिपेंडेंसी देना होगा ना कि क्या हो तो फॉल्स हो, ठीक है। तो सिंपली मैं डिपेंडेंसी में यहाँ पर देता हूँ कॉपीड। तो कॉपीड मतलब ये कॉपीड पे डिपेंड है, जैसे ही चेंज होगा वैसा ही इसके अंदर जो भी कोड रन होगा। तो मैं पहले चेक कर ले रहा हूँ कि इफ कॉपीड अगर ट्रू है, ठीक है, तो सेट कॉपीड फॉल्स, ठीक है। ये देखो, अब जैसे क्लिक करते हैं तो ये तुरंत हो रहा, दिख नहीं रहा, इसलिए मैं बोला कि टाइमिंग यूज करते हैं। तो उसके लिए सेट इंटरवल है, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल में स्टोर करवा रहा हूँ, और क्यों मैं बताऊंगा। इंटरवल लिख लेते हैं वेरिएबल में, और मैं इसके अंदर करता हूँ इंटरवल इक्वल्स टू, वेरिएबल में नहीं भी स्टोर कराएंगे तो चलेगा, बट रीजन मैं आपको समझाता हूँ काफी डीप में, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा इजीली, मैं इजीली समझाऊंगा, ठीक है। इंटरवल में हम लोग स्टोर करवाते हैं सेट इंटरवल, ठीक है। इसका वेरिएबल से कोई लिंक नहीं है, बट ये तरीका एक सही तरीका है, मैं आपको बताऊंगा अभी। सेट इंटरवल सिंपली वो टाइमिंग सेट कर सकते हैं, कितना देर बाद वो एक्शन लेने वाला है। तो हम लोग ये देते हैं कि 1 से 2 सेकंड बाद वो कॉपीड हट जाए, मतलब सिंपली कॉपीड फॉल्स हो जाए। जैसे फॉल्स होगा तो टेक्स्ट हट जाएगा ना, क्योंकि फॉल्स हो गया। तो मैं देता हूँ इसके अंदर एरो फंक्शन, और मैं यहाँ पर करता हूँ जो मुझे करना, तो मैं सेट कॉपीड को यहाँ नीचे लेते आता हूँ, ये, और यहाँ पर मैं टाइमिंग देता हूँ, मैं देता हूँ 1500 मिली सेकेंड, ठीक है। आप कुछ भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर सेव करता हूँ, अब देखना जैसे क्लिक किए तो इतना बाद वो आप अपने हिसाब से टाइमिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है। 1000 मतलब 1000 देंगे तो 1000 देंगे तो मतलब कि 1 सेकंड 1000 मिली सेकंड इक्वल्स टू 1 सेकंड होता है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से टाइमिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये तो हो जा रहा, लेकिन मैं जो बोल रहा था क्यों मैंने सेव कराया, तो मैं चाहता हूँ कंपोनेंट जब ये हो जाए ना, जब आपका एप्लीकेशन क्लोज हो जाए, क्योंकि हो सकता है हजारों लोग लाखों लोग आपके यूज करते होंगे। अब थोड़ा सा समझना डेप्थ में, लाखों लोग यूज करते होंगे तो क्या होता है कि ये मेमोरी लीकेज का एक प्रॉब्लम होता है। सिंपली ये सेट इंटरवल हुआ ना, इसको हमें क्लियर करना पड़ता है। अगर क्लियर नहीं करेंगे तो ऐसा कैसा रह जाएगा। लेकिन ये नॉर्मली लोकल लेवल पे ठीक है, मतलब अगर अपने डेस्कटॉप पे यूज कर रहे हो तो ठीक है भाई, हम लोग सीख रहे हैं। लेकिन ये क्योंकि मैंने बोला ना ये रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, आपको ऐसे प्रोजेक्ट बहुत मिल जाएंगे जो कि रियल वर्ल्ड पे आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई हो सकता है ना हजारों लाखों लोग यूज करते हैं, करेंगे ही ना कलर वाले। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ बाकी के जैसे कि बोलते हैं हजारों वेरिएबल्स होंगे, मैं रियल बोल रहा हूँ कि हजारों लाखों लोग आपके इस प्रोजेक्ट को यूज करेंगे अपने कलर किसी के लिए, कलर लेने के लिए, शेड लेने के लिए। तो जब यूज करेंगे तो क्या होगा ना, मेमोरी में ज्यादा होगा, क्योंकि ये स्पेस ले रहा है, हर एक चीज स्पेस ले रहा है, और क्लीन नहीं किया हम लोग, तो इसीलिए हम लोग इसको क्लियर करना पड़ता है। तो यूज इफेक्ट में हमें क्लियर करने का मौका मिलता है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, सिंपली रिटर्न करना होता है। रिटर्न अगर लिखेंगे और ये सिंपली एक फंक्शन रिटर्न होगा ऐसे, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन इसी का आता है क्लियर इंटरवल।
इसीलिए मैंने उसको वेरिएबल में स्टोर करा रखा था, क्योंकि हमें अब उसको रेफरेंस देना कि इसको क्लियर करना है। तो इसलिए हम लोग इंटरवल लिखते हैं। इंटरवल जो कि वैल्यू था, ये तो वेरिएबल था हमने रखा था जिसमें स्टोर करा के रखे थे ये सेट इंटरवल, उसी को क्लियर करते रहे। तो एक सेफ तरीका है, ठीक है। फिर से वो लोग नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये एक अच्छा प्रैक्टिस है, बेस्ट प्रैक्टिस में इसको गिना जाता है, ठीक है। तो ये क्लिक करें तो आ रहा है इस तरह से, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर एनिमेशन के साथ आए, और उसको हम लोग आवाज मतलब साउंड को भी यहाँ पर ऐड करेंगे, ताकि टक से आवाज करे, जैसे यहाँ पर हो रहा है टक से आवाज कर, ये दो टक से आवाज करा, तो उस तरह से साउंड आ पाए। तो अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ये जो कॉपीड क्लास है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, app.js में जाता हूँ और सबसे नीचे आता हूँ कॉपीड, और मैं सबसे पहले इसका क्या करता हूँ कॉपीड डॉट ओवर। जब भी इसको माउस ले लिया जाए तो मैं कर्सर चाहता हूँ पॉइंटर आए, ठीक है, इसलिए क्योंकि ये सही लगेगा, ये तो ठीक है। अच्छा यहाँ पर नहीं, मैं इसी पे रखता हूँ ताकि ठीक। अच्छा सॉरी यार, इस पे नहीं, क्योंकि ये कॉपी, ये बस इतना सा ही पार्ट है। मैं चाहता हूँ इस पे जब भी ले लिया जाए तो मैं ना शेड पे रखता हूँ। शेड शेड कहाँ क्या, शेड ये रहा शेड, ठीक है। तो शेड ओवर कर्सर पॉइंटर, ठीक है। तो क्या होगा, जब भी इसमें माउस लिया जाएगा तो इस तरह से आएगा, तो काफ़ी सही लगेगा, ठीक है। तो ये हो रहा है। तो अभी हम लोग एनिमेशन इसमें सेट करने वाले हैं, ताकि थोड़ा सा यहाँ पर एनिमेशन हमें मिले। तो उसके लिए सिंपली क्या है मैं बता दूँ, क्योंकि मैंने कॉपीड क्लास तो ऐड कर दिया कि एनिमेशन क्रिएट करते, तो मैं लिखता हूँ ऐड की फ्रेम्स। एनिमेशन का नेम सेम ही देते हैं क्लासरूम जो है कॉपीड, ताकि समझ में आए किसी के लिए। तो 0% आपको देना पड़ता है। 0% में क्या होगा, ठीक है। तो मैं दे रहा हूँ ऑपेसिटी 0 और फॉन्ट साइज मैं कर दे रहा हूँ 0, ठीक है। तो बड़ा सा छोटा होगा एक तरह से। और मैं 100% दे रहा हूँ, मतलब कि वो 0% से लेकर 100% तक चलता है। तो 100% मतलब क्या होगा उस समय, तो मैं ऑपेसिटी 1 कर दे रहा हूँ ताकि वो ट्रांसपेरेंट से पूरा दिख जाए। और मैं यहाँ पर करता हूँ फॉन्ट साइज 16px, या फिर आप 1 रेम दे सकते हैं, 1 रेम इक्वल्स टू 16px होता है। मैं एक चेक करना चाहता हूँ, शायद मैंने ओरिजिनल प्रोजेक्ट पे ये देखो सॉरी, तो ये ना ओरिजिनल प्रोजेक्ट पे मैंने ये कर दिया था ऑपेसिटी लिख के 2 बार मैंने ऑपेसिटी लिख दिया। फॉन्ट साइज होगा तो आप इस चीज़ को चेंज कर लेना, अगर आपने कॉपी पेस्ट किया हुआ है इस चीज़ को चेंज कर लेना आप, ठीक है। और मैं हो सकेगा तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा, नहीं मैं अगर मैं नहीं किया हूँ तो आप सिंपली इसको फॉन्ट साइज कर देना, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमारा एनिमेशन क्रिएट हो गया। तो हम लोग बस कॉपीड में ये एनिमेशन लेते हैं, तो सिंपली एनिमेशन नेम कॉपीड और एनिमेशन ड्यूरेशन, तो हमें टाइमिंग देना पड़ता है कि एनिमेशन कितना, तो मैं देता हूँ 0.3s, ठीक है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। तो ये आते हैं, ये देखो है ना, तो काफ़ी कमाल का लग रहा है। क्लिक करें तो बड़ा से छोटा हो रहा है, 0px से 16px तक हो जा रहा है एनिमेशन के साथ, और वो ऑपेसिटी 0 से 100 है, तो थोड़ा काफ़ी सही लग रहा है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर तो ये हो गया। अब हमें बस वो आवाज़ ऐड करना है और बस रिस्पॉन्सिव करना, बस 2 ही काम बचा है। तो आवाज़ करके टक से जो आवाज़ करता है, तो आप सिंपली इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड करेंगे तो आपको क्या हो गया, हैंग कर रहा है क्या, रुक जाओ। तो अब अगर इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड करते हैं तो आपको तो दिख जाएगा वो, मतलब वो फाइल तो इसमें है ऑलरेडी, एसेट में है, मैंने एसेट में डाल के रखा। ये देखो मैंने 2 रखा है यार, सॉरी एक डिलीट करना भूल गया, क्योंकि एक बड़ा वाला एक छोटा है जो रियल है साउंड 1। तो कोई बात नहीं, आप दोनों में से यूज़ कर सकते हो, बट साउंड 1 यूज़ करना। तो अब क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पर सेटअप कर लेते हैं उसका साउंड का जो भी सीन है। तो फ्रांस ऑडियो को हम लोग अभी इंप्लीमेंट करने वाले हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, आप थोड़ा सा को समझना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग उसको कहाँ रखेंगे, शेड्स में रखें या शेड में रखें या app.js में रखें। तो मेरे हिसाब से मुझे यहाँ तक लगता है शेड में सही होगा, सॉरी शेड में, शेड्स में। अब शेड में रखने से प्रॉब्लम क्या होगा, देखो आपको हर चीज़ में समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ कर दिए तो उसका रीज़न अगर आपको नहीं पता तो आप आज नहीं तो कल फंस जाओगे, और फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि वो क्यों हुआ, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा। तो देखो शेड में रखने से प्रॉब्लम क्या पता, शेड में अगर रखेंगे ना तो हमारे पास सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है कि 100 बार आ जाएगा ऑडियो। क्यों, क्योंकि देखो शेड्स में अगर देखते हैं, शेड्स में हमारे पास 100 शेड्स आने वाले हैं, और उसको हम लोग लूप में चला रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, 100 बार शेड कंपोनेंट को यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं। तो अगर शेड के अंदर डालते हैं ना ऑडियो तो 100 बार आएगा, तो हमें 100 बार थोड़ी ना चाहिए, हमें तो एक ही ऑडियो चाहिए जो कि किसी भी पे क्लिक करने पे सेम ऑडियो, और ऑडियो भी सेम ही होने वाला है ना, सेम टक से जो ऑडियो आवाज करेगा सेम ही ऑडियो प्रिंट होने वाला है। तो इसमें आपको डालने से नुकसान होगा, आपको सिंपली 100 बार आ जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं एक ही बार ना, तो हम लोग सिंपली शेड्स में रख रहे हैं। आप बोलोगे app.js में क्यों नहीं, तो उसके मैं रीजन आपको समझाऊंगा app.js में क्यों नहीं, क्यों शेड्स में मैं रख रहा हूँ, ठीक है। सब मैं रीजन के साथ आपको समझाऊंगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग वो रीजन देने से पहले मैं आपको यहाँ पर जो शेड्स है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ऑडियो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देता हूँ ऑडियो टैग यूज़ करता हूँ, ठीक है। ऑडियो के लिए मतलब साउंड के लिए हम लोग ऑडियो टैग यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑडियो देता हूँ, ऑडियो, और यहाँ पर मैं देता हूँ सिंपली अब मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। आप अपने अगर गिटहब से डाउनलोड कर लिया होगा मेरा प्रोजेक्ट, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा फाइल। सोर्स में जाते हैं और ये फोल्डर से जो है इसको मैं साउंड 1 को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं साउंड 1 ही यूज़ किया था उस प्रोजेक्ट पे।
तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले डेस्कटॉप पे जाता हूँ और अपने प्रोजेक्ट पे रिएक्ट जेएस का जो है रिएक्ट ये कलर शेड रहा पब्लिक नहीं SRC पे गया, मैं एक एसेट करके फोल्डर क्रिएट कर ले रहा हूँ, ठीक है, एसेट्स, और इस पर मैं डायरेक्ट साउंड को पेस्ट कर दे रहा हूँ, हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ऑडियो है तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ SRC मतलब सोर्स, और मैं लिखता हूँ यहाँ पर उस फाइल को इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर रिक्वायर यूज़ करना पड़ेगा, रिक्वायर फंक्शन, ठीक है, और मैं लोकेशन देता हूँ डॉट कंपोनेंट स्लैश सॉरी कंपोनेंट्स नहीं यार एसेट्स, सॉरी एसेट्स स्लैश साउंड 1.mp3, ठीक है। अब मैं कुछ आपको दिखाता हूँ साथ में, जैसे मैं देता हूँ ऑटो प्ले, ताकि मैं आपको दिखाऊँ ऑटो प्ले, ताकि साउंड सुनाई दे कम से कम एटलीस्ट हमें। ये तो आ रहा है ना, मैंने साउंड को काट के छोटा कर दिया तो एक ही बार होगा, नहीं तो ये देखो ये फिर से नहीं हो रहा, क्योंकि हो सकता है एक ही बार प्ले होगा लोड, क्योंकि पेज तो लोड ले चुका है ना, तो शायद उसका कुछ सीन होगा अलग। तो हम लोग सिंपली इसको चाहते हैं कि प्ले करना जब भी इस पे यूजर क्लिक करे, ठीक है, यही ना। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर एक रेफरेंस क्रिएट करते हैं, मतलब इससे लिंक, क्योंकि डायरेक्टली हम लोग इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ये कोई वैल्यू नहीं है, कोई डेटा नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक रेफरेंस क्रिएट करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं यूज रेफ, ठीक है, यूज रेफ लिख लिया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक रेफ क्रिएट करेंगे, तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट ऑडियो रेफ, ठीक है, इक्वल्स टू यूज रेफ। इस हुक को हमने यहाँ पर स्टेट नहीं यार, यूज रेफ, ठीक है, ये रहा। और इसको हम लोग यहाँ पर रेफरेंस देंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रेफ इक्वल टू ऑडियो रेफ, तो उसको हमने यहाँ पर रेफरेंस इसको लिंक कर दिया। अब हम लोग अगर करते हैं इसको प्ले ना, जैसे अगर चाहें कि शेड्स जब लोड, देखो फिर सेव किया तो देखो फिर से आवाज किया था शायद, ठीक है। तो जैसे लोड ले या लोड ले नहीं, जब क्लिक हो तब वो प्ले हो, ठीक है वही ना। तो जब क्लिक हो तो हम लोग उसके लिए डिटेक्शन करना पड़ेगा, मतलब जब क्लिक हो तो जब उसके लिए, तो मैं यहाँ पर, या फिर जब क्लिक हो तो सब क्या हो रहा है, सिंपली कलर कॉपी हो रहा है। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर ले रहा हूँ, इसको थोड़ा मैं स्ट्रक्चर में रख लेता हूँ, कॉन्स्ट ऑन कलर कॉपी, ठीक है। और हम लोग कुछ ले रहे हैं यूजर से कि जो हमें कुछ डेटा थोड़ी ना पुट करना है, बस हमें जानना है कि यूजर कब क्लिक करा, जैसे क्लिक करेगा तो हम लोग को इसे प्ले कर देना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जब ये फंक्शन कॉल होगा ना, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर ऑडियो रेप, जो कि ऑडियो रेप देखो ये है, यूज रेफ है, ये क्रिएट हमने रेफरेंस क्रिएट किया, और ऑडियो रेफ का हमने लिंक कर दिया यहाँ पर रेफ एट्रीब्यूट देके ऑडियो स्टैक से, तो हम लोग इस स्टैक को पूरा एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ ऑडियो रेफ। अब ऑडियो अगर HTML का आपको पता है तो उसमें एक अभी हम लोग लिखते हैं करंट, ठीक है, ऑडियो रेफ डॉट करंट। अगर अब हम लोग लिखेंगे डॉट प्ले तो ये सिंपली प्ले हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग चाहते हैं यहाँ पर क्लिक करें तब ये, अरे यार हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, वो जैसे लोड ले रहा है ना, अब तो एक बार वो प्ले हो जा रहा है, क्योंकि हमने ऑटो प्ले देके रखा था ना। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, बस आपको दिखाने के लिए रखा था मैं, ठीक है। तो चाहते हैं कि तब ये फंक्शन कॉल हो तब प्ले हो, ठीक है। लेकिन ये फंक्शन कॉल कैसे होगा, क्योंकि शेड तो यहाँ पर है और शेड्स यहाँ पर है, तो हम लोग यहाँ पर पास करवा देंगे शेड में, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा था। तो मैं यहाँ पर ऑन कलर कॉपी को ही एज ए प्रॉप्स भेज रहा हूँ, ऑन कलर कॉपी इक्वल्स टू ऑन कलर कॉपी। तो ये फंक्शन को भेज रहा हूँ, ये फंक्शन कॉल होगा कब, जब वो कॉपी होगा तब। तो जब कॉपी हो रहा है, अगर आप देखोगे शेड में, app.js में नहीं, शेड में जब कॉपी हो रहा है, ये तो ऑन कॉपी हमें मिला हुआ है ना, जब कॉपी हो रहा है तो सेट कॉपी हो रहा है। तो मैं यहाँ पर करूँगा, थोड़ा कचरा टाइप से दिखेगा, पहले मैं यहाँ पर ये कर लेता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो प्रॉप्स में आ रहा है ऑन शेड आ रहा है, ऑन कलर कॉपी आ रहा है, ठीक है। देखो ना, ये शेड और ऑन कलर कॉपी, ठीक है, जो कि कॉल होने पर सिंपली प्ले होगा वो। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ से इसको मैं कट कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे दो चीज़ यहाँ पर करना ना, इसीलिए मैं फिर से फंक्शन यहाँ पर लिख ले रहा हूँ ऑन कॉपी, जिसको मैं अभी क्रिएट करूंगा, टेंशन नहीं है, कॉल होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्रिएट कर ले रहा हूँ, रिटर्न के ऊपर जस्ट कॉन्स्ट ऑन कॉपी। तो ये क्या करेगा, मैं पेस्ट करता हूँ फिर से, सेट कॉपी को ट्रू करेगा, जो कि पहले भी करता था, और साथ में क्या करेगा, जो प्रॉप्स में आया ना ऑन कलर कॉपी, इस मेथड को यहाँ से ये कॉल कर देगा। अब जैसे भाई ये कॉल करेगा, ठीक है, समझ गए, आपको पूरा समझ में आ गया क्या सीन है। जैसे ही यूजर क्लिक करेगा तो कॉपी होने वाला, और ऑन कॉपी पे ऑन कॉपी मेथड कॉल होगा, जो कि हमने भी बनाया। इसके अंदर सेट कॉपी ट्रू होगा, जिसके मदद से कि अभी तक मैंने सेव नहीं किया, ठीक है, तो टेंशन नहीं है। तो ये कॉपीड दिखेगा, और साथ में ऑन कलर कॉपी भी कॉल हो जाएगा, जो कि यहाँ पर एज ए प्रॉप्स आया, और जो कि यहाँ से ये ऑन कलर कॉपी, और ये ऑडियो को प्ले कर रहा है, सिंपल सीधा सीधा बात में बोला जाता है। तो मैं सेव करता हूँ और देखता हूँ क्या होता है। ये देखो हो रहा है ना, ये देखो, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा एनिमेशन ऐड करते हैं, ताकि थोड़ा सा ना सही दिखे, थोड़ा सा, मतलब ये जो यहाँ पर हो रहा है, ये लेफ्ट टू राइट आ रहा है ये, ठीक है। तो आपको अगर नहीं देखना है तो वीडियो को भी स्किप कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, जो लोग देखना चाहते हो देख सकते हैं। तो मैं एनिमेशन क्रिएट करता हूँ, तो मैं सिंपली क्या लिखता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि होने वाला सेम ही है, थोड़ा सा अंतर है।
पेस्ट कर दिया। एनिमेशन का नेम मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं लिखता हूँ लेफ्ट टू राइट, और मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 0% में विड्थ मैं सेट कर दे रहा हूँ 0, ठीक है 0%, और 100% मैं सिंपली सेट कर दे रहा हूँ विड्थ 100%, ठीक है। तो 0% से 100% ऐसे फैलेगा, बस यही इसका है। बहुत ईजी एनिमेशन, इस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के रखा हुआ था। और इसको मैं दे देता हूँ शेड्स में, ठीक है। शेड्स कहाँ गया, शेड्स ये रहा। तो यहाँ पर भी वही होगा, तो मैं यहाँ पर इसी कॉपी क्यों ना कर लूँ, एनिमेशन ये रहा, एनिमेशन नेम, एनिमेशन ड्यूरेशन मैं दे दे रहा हूँ शेड्स में। आप इसको लिख भी सकते हैं, मैं यहाँ पर एनिमेशन नेम चेंज कर दे रहा हूँ क्योंकि हमारा ये नया एनिमेशन है। तो लेफ्ट टू राइट, ये देखो। लेकिन मैं ड्यूरेशन बढ़ा रहा हूँ क्योंकि ड्यूरेशन कम इसलिए दिख नहीं पा रहा, तो मैं 1 सेकेंड दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। फिर से मैं रिलोड करता हूँ, देखो नया कलर के साथ ये इस तरह से होगा, ठीक है। तो थोड़ा सही लगेगा, और ये तो आवाज आ ही रहा है, ठीक है। तो फ्रांस अभी क्या है कि सीन आपका इतना, मतलब अब इसको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे यूज करने वाले हो अगर, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना हर कोई लैपटॉप से यूज करेगा, तो आपका मोबाइल से भी यूज कर सकता है, टैब से। तो क्यों ना इसको रिस्पॉन्सिव बना दीजिए। ज्यादा टाइम नहीं लगता रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, बहुत कम टाइम लगता है, 5 मिनट नहीं लगता है। तो आप रिस्पॉन्सिव बनाएंगे तो काफी बेहतर होगा। तो हम लोग app.css में आते हैं और रिस्पॉन्सिव कोड यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं। तो मैं लिखता हूँ @media। हालांकि ये वीडियो रिस्पॉन्सिव पे नहीं, तो मैं ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन बहुत कुछ आपको ऐसे भी समझ में आ जाएगा। तो लिखते हैं मीडिया स्क्रीन, स्क्रीन मतलब कि ये लैपटॉप टीवी डेस्कटॉप के लिए, ठीक है। स्क्रीन का मतलब वही है, ठीक है, स्क्रीन। और लिखते हैं एंड, फिर हम लोग यहाँ पर राउंड ब्रैकेट में लिखता हूँ मैक्स विथ, ठीक है 767 px। तो आप कुछ भी दे सकते हैं कि मतलब किस लेवल पे ये रिस्पॉन्सिव हो, मतलब कि 767 px से नीचे तक के लिए ये अप्लाई करेगा इसके अंदर जो भी कोड लिखेंगे। तो आप अपना हिसाब से वाइट विथ सेट कर सकते हैं जो भी आप रेंज देना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर शेड्स के लिए दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जैसे ये टैब पे दिखे ना, तो टैब मैं यहाँ पर देख लेता हूँ 700, ये रहा 700 टॉप पे यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो कितना मतलब गंदा सा दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सही करते हैं, मैं लिखता हूँ शेड्स। तो आप देखोगे यहाँ पर शेड्स अगर देखोगे ये रहा, ठीक है। इन दोनों को मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इन्हीं दोनों को बस मॉडिफाई करना है, ठीक है, ये रहा। तो मैं कॉलम्स में क्या सेट कर देता हूँ, मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। मुझे 4 कॉलम चाहिए, तो मैं रिपीट में 4 लिखता हूँ, और वो मैं 25% के हिसाब से, क्योंकि अगर 4 कॉलम दे रहे हैं तो 25 को इंटू 4 करोगे तो 100 हो जाएगा, तो टोटल हमारा 100 हो जाएगा। इसलिए मैं 10 नहीं 25% दे रहा हूँ, पहला चीज़, ठीक है। ये 4 करके आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पर इस तरह से आ रहा है, क्योंकि भाई प्रॉब्लम क्या है कि ये जब 4 करके आ रहा है ना, तो यहाँ पर ये तो बढ़ेगा ना, तो इसलिए हम इसके लिए भी थोड़ा सा देना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर दे रहे 100, रिपीट 100, और ये दे रहे 20% के हिसाब से, तो आपका ये फिक्स हो गया, ठीक है। तो आपका टैब में भी सही दिख रहा है, इसको भी हम लोग फिक्स करेंगे, टेंशन मत लो। टैब पे भी सही दिख रहा है। तो अब हम लोग मोबाइल का देख लेते हैं। तो इसको मैं फिर से कॉपी करता हूँ और मैं फिर से नीचे पेस्ट करता हूँ। अब हम लोग मोबाइल का जो रेंज देते हैं, मैं अपने हिसाब से दे रहा हूँ, मैंने रैंडम दे रहा हूँ मैं। अब देख लेना कि मोबाइल का कितना से स्टार्ट होता है उस हिसाब से, ठीक है। तो 660 के लिए मैं दे रहा हूँ कि 2 कॉलम दिखे ना कि 4। तो सिंपली रिपीट में मैं 2 कर दे रहा हूँ 25 के हिसाब से, और ये जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है। इसको सेव करते हैं। और अगर हम लोग मोबाइल पे चेक करें, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ। क्या हो रहा है यार, ऐसा क्यों हो रहा है मोबाइल पे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। शेड्स, ओ सॉरी, क्योंकि 50% ना, क्योंकि 2 अगर दे रहे हैं कॉलम तो 50% तभी ना 100 होगा। मैं 25 दे दिया था इसीलिए, सॉरी। हाँ, ये तो रिफ्रेश नहीं करना पड़ा, सॉरी, क्योंकि ये ऑटो हो जाता है ना। तो यहाँ पर आ गया, ये भी सही है। तो आपको मोबाइल पे भी सही दिख रहा है, टैब पे भी सही दिख रहा है, और लैपटॉप पे भी सही दिख रहा है। तो आपको टेंशन नहीं लेना। अब इसको रिस्पॉन्सिव कर लेते हैं, बहुत ही ईजी है इसको रिस्पॉन्सिव करना। तो सिंपली इमोजीज में इमोजीज का क्लास है, आपको याद होगा इमोजीज, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉन्ट साइज 20 px, ठीक है। थोड़ा कम आप अपने हिसाब से देख लेना, ऐसा कि मैंने देखा है कि ओरिजिनल में ये मैं यूज़ किया तब वो सही आ रहा है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर ये सही आ रहा है, ठीक है। और इस तरह से आ रहा है ना, पैडिंग कम कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। आप अपने हिसाब से देख लेना जितना भी सही है। तो मैं देता हूँ शेड सर्च, पैडिंग जो है मैं कम कर देता हूँ 1 रेम और 2 रेम टॉप एंड बॉटम के लिए, ये हो गया। ओ सॉरी, ये तो मोबाइल के लिए, टैब के लिए था ये वैल्यू, ये देखो टैब में ये सही दिख रहा है। आप मोबाइल के लिए वैल्यू देते हैं, तो मोबाइल के लिए मैं दे रहा हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि सब कुछ सेम ही होने वाला, ज़्यादा कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। तो अबे यार क्या कॉपी हो गया, रुक जाओ, ये कॉपी कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर जो है मैं साइज जो फॉन्ट साइज 10 px कर दे रहा हूँ, और पैडिंग थोड़ा कम कर दे रहा हूँ। तो पैडिंग में 1 रेम कर दे रहा हूँ, क्योंकि टॉप दोनों 1 है, 1 रेम है, तो सिंपली आप ऐसा भी लिखो तो भी चलेगा, ये देखो। तो यहाँ पर ये सही आ गया, ठीक है। और यहाँ पर जैसे यूजर सर्च करेगा तो फिर वो तो आना ही है, ठीक है, ये देखो।
तो ये मुझे जहाँ तक लगता है कि हमारा सारा कुछ यहाँ कंप्लीट हो गया, ठीक है। रिस्पॉन्सिव भी हो गया, एनिमेशन भी आ गया, ठीक है, एनिमेशन भी आ गया, रिस्पॉन्सिव भी हो गया, सारे डिवाइस पे सही दिख रहा है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट है। जिसको अगर डिप्लॉय, हाँ लास्ट से जो बचा है कि मैं इसको डिप्लॉय करके भी दिखा देता हूँ लाइव करके, क्योंकि बहुत लोग लाइव सेट करने में इसको दिक्कत होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट रन करना पड़ेगा npm रन बिल्ड, ठीक है। यहाँ तक मुझे लगता है मैं देख लेता हूँ अगर कुछ बचा तो नहीं हुआ है, जहाँ तक मतलब लग रहा है, क्योंकि फिर पता चलेगा कि ओरिजिनल प्रोजेक्ट में कुछ और था और यहाँ पर कुछ और है, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ तो सही लग रहा है। हाँ, तो फ्रांस प्रोजेक्ट बिल्ड करना बहुत ही सिंपल है। आपको टर्मिनल पे जाना है या फिर आप जहाँ से आपने स्टार्ट किया npm में, जो कि ये कमांड प्रॉम्प्ट से, तो यहाँ से भी कर सकते हैं, बट मैं यहीं से कर रहा हूँ npm रन बिल्ड, ठीक है। इस स्क्रिप्ट को रन करना है और ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये स्क्रिप्ट देखो ये स्टार्ट हो चुका है बिल्ड होना, तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना। ये देखो बहुत ही जल्दी हो गया, तो आपको थोड़ा सा वेट करना जब तक कि ये कंप्लीट ना हो जाए, अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। तब तक आप क्या कर सकते हैं, ये देखो बिल्ड हो गया कंप्लीट। आप तब तक क्या कर सकते हैं, अपने ब्राउजर पे अपना सी पैनल को ओपन कर लीजिए, ठीक है। ये देखो मैंने अपना सी पैनल ओपन कर लिया। मैं अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें दिखाऊंगा 5-7 होस्टिंग मतलब वेबसाइट जहां पर आप होस्ट कर सकते हो, ठीक है। हर एक अलग अलग, जैसे कि हो गया गिटहब पे कैसा डिप्लॉय कर सकते हो, सी पैनल पे कैसे, नेटलीफाई, बहुत सारे, तो मैं सारे दिखाऊंगा आपको अलग से वीडियो में। बट मैं अभी दिखाता हूँ सी पैनल पे कैसे। तो सिंपली फाइल मैनेजर में आपको जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको जाना है पब्लिक HTML पे जाना है और यहाँ पर हमें अपलोड करना है, तो मैं अपलोड पे जाता हूँ और हमें अपलोड करना है। तो यहाँ पर हमारा तो ये भी हो गया, बिल्ड हो गया पूरा फाइल। तो अब आपको क्या करना है, बिल्ड करने से पहले, ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना, नहीं तो नहीं हुआ, क्योंकि आज मुझे मैसेज भी आया था एक सब्सक्राइब जो है, तो उन्होंने बोला कि भाई ये यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहा है, तो कुछ नहीं ब्लैंक कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा चेंजेस करना है यहाँ पर, नहीं तो वो डिप्लॉय सेक्शन होगा लेकिन शो नहीं करेगा। तो आपको बिल्ड फोल्डर के अंदर जाना और index.html में थोड़ा सा चेंजेस करना है। ये जो फाइल का लोकेशन है ना, यहाँ पर क्योंकि वो रिलेटिव होता है, तो सिंपली आपको यहाँ पर देना है डॉट दे देना है स्लैश से पहले, ठीक है। मैं मल्टीपल सिलेक्ट करता हूँ, डॉट देता हूँ सिंपली, ये दो स्क्रिप्ट में, और एकदम टॉप पे जाना है, ठीक है। दिखाता हूँ आपको, टॉप पे जाना है और यहाँ पर जो है ये देखो, ये तो ठीक है, ये तो ऑनलाइन आ रहा है, मतलब ये इससे कोई दिक्कत नहीं। जो हमारा लोकल फाइल है, ये तो हर href से पहले स्लैश से पहले डॉट देना है, और ये जो है यहाँ पर ये href है, यहाँ पर मल्टीपल सेलेक्ट मैंने कर लिया और यहाँ डॉट देना है बस। यहाँ मुझे लगता है सब कुछ ओके है और ठीक है सब कुछ। यहाँ पर जो है देखा जाए तो नॉर्मल टाइटल रिएक्ट है, तो आप यहाँ पर दे सकते हो कलर शेड में, मैं छोड़ दे रहा हूँ, मैं दे सकते हो, ठीक है। बस हमें यही चेंज करना था कि यहाँ पर जो है ना, ये href में डॉट स्लैश से पहले डॉट देना और कुछ नहीं, ये दोनों में और इसमें, और लास्ट में ये दो स्क्रिप्ट में। तो मैंने दिखा दिया, आप समझ गए वो क्या करना है। ये होने के बाद आपको अपना फोल्डर ओपन कर लेना है। मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और कलर रिएक्ट कलर शेड, और ये कलर शेड्स ये रहा, यहाँ बिल्ड फोल्डर है, और इसको मैं सारे को सिलेक्ट करता हूँ। मैं इसको जिप में ये कर लेता हूँ, ठीक है, एक ये बना लेता हूँ, जिप फाइल बना लेता हूँ, कंप्रेस कर ले रहा हूँ। और इसलिए कि वहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, इसलिए नहीं कि इसका साइज कम हो जाए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसका बहुत कम साइज होता है, इसलिए वो ऐसा कुछ सीन नहीं है। इसको मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ, छोड़ देता हूँ, तो यहाँ पर ये जिप फाइल अपलोड हो गया। ज़्यादा नहीं, देखो 200 KB का बना, तो काफ़ी छोटा सा प्रोजेक्ट है, काफ़ी कमाल का है। चलो कम साइज ले रहा है, तो यहाँ पर मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ इसको, लोकेशन में ये पब्लिक HTML में। अब ये होने का तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, जो कि इसको नहीं, मतलब जो हमारा ये जिप फाइल होगी, इसका कोई यूज़ नहीं है ना। अब हम लोग यहाँ पर ओपन करते हैं अपना डोमेन टेम्पलेट .in, आपका जो टेम्पलेट ये है डोमेन, उसको ओपन कर सकते हैं। ये देखो एग्जैक्ट सेम है। तो अब ये लाइव हो चुका है, आप अगर ओपन भी करके देखोगे दिख जाएगा। अगर मैं देता हूँ यहाँ पर टोमेटो, ठीक है, जो भी कलर नेम देते हैं वो कलर आ जाएगा। इस तरह से आप कॉपी कर सकते हैं। और ये पूरा रिस्पॉन्सिव भी है, तो इसको चाहे यूज़र टैब पे खोले, चाहे मोबाइल पे खोले, चाहे वो लैपटॉप पे खोले, चाहे किसी पे भी खोले, कोई दिक्कत नहीं। और ये एनिमेशन तो है ही साथ में, तो काफ़ी कमाल का एक हमने बनाया एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और तूफानी वीडियो के साथ किसी और वक्त पे।